हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल संजय एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग हिंदी की मैराथन क्लास करने वाले हैं जो कि सीटेट 7 जुलाई 2024 के लिए है। आज की क्लास आप सभी लोगों के लिए एक ऐतिहासिक क्लास होने वाली है, क्योंकि इस क्लास में मैंने ऑल अबाउट हिंदी से रिलेटेड जितना भी सिलेबस है, जितना भी पूछा जाता है, जहाँ जहाँ से जैसे जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, सब कुछ लिखा है। ठीक है, इससे बाहर हमको कुछ भी नहीं पढ़ना है। चाहे तो आप इसको प्रिंट करवा कर रख लीजिए अपने पास। ठीक है, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट एक क्लास होने वाली है। चलिए आपको एक बार दिखा दें। इसमें सब कुछ है, अधिगम अर्जन से शुरुआत करके भाषा क्या है, सिद्धांत क्या है। ठीक है, और भाषा से रिलेटेड है, सीमेंटिक क्या है, लैंग्वेज डेवलपमेंट है, नॉम चॉम्स्की है, भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, भाषा शिक्षण की विधियां, गद्य पद्य शिक्षण, और इसमें क्या क्या है। क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे गए। बहुभाषिकता क्या है। अगर आज की क्लास को आपने कर लिया तो आपका सीटेट जो है बिल्कुल पास होगा और बहुत अच्छा स्कोर आप करेंगे। इसके अलावा आपको इससे बाहर कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है, आप इस क्लास को कर लीजिए और इसके बाद एक बार हम इसके जो थ्योरी की के बाद जो प्रैक्टिस करवाएंगे क्वेश्चंस की, उसको आप कर लीजिएगा। दैट्स ऑल। चलिए अपनी क्लास को यहीं पर स्टार्ट करते हैं। आराम से देखिए क्लास को। ठीक है, और क्लास को सभी लोग शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें प्लीज़। बहुत मेहनत लगी है इस क्लास को बनाने के लिए। बस आपसे हम यही मांगते हैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर कर दें। ओके, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास। तो हमारा जो पहला चैप्टर होता है, जो जिसका नाम है भाषा का अधिगम एवं अर्जन। सबसे पहला चैप्टर यही है, अधिगम एवं अर्जन। अधिगम क्या है और अर्जन क्या है। तो देखिए, अधिगम अधिगम का अर्थ जैसे कि मैंने आपको बार बार बताया, अधिगम माने होता है सीखना। ठीक है, और अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो कि जीवन भर चलती रहती है। जन्म से लेके मृत्यु तक हमारा अधिगम होता रहता है। हम लोग कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं और व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन को ही अधिगम कहते हैं। अगर एक लाइन में आ जाए कि अधिगम क्या है, तो व्यवहार में होने वाले वांछित परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। रटकर विषय वस्तु को याद करने को, अगर आपने कोई चीज को रट लिया है, ठीक है, सीख लिया, तो उसको वो चीज अधिगम के अंतर्गत नहीं आएगी। अधिगम व्यवहार के सभी क्षेत्र, देखिए व्यवहार के 3 पक्ष बी.एस. विलियम ने बताए हैं, जिनको आप PAC करके याद रख सकते हैं। ठीक है, ज्ञानात्मक, क्रियात्मक, भावनात्मक। ठीक है, PAC, P फॉर साइकोमोटर, A फॉर अफेक्टिव, सी फॉर कोग्निटिव। 3 पक्ष हैं विकास के। ठीक है, अब अधिगम के प्रकार देख लीजिए। अधिगम कितने प्रकार का होता है। देखिए, अधिगम 3 प्रकार का होता है। एक और बात बता दें आपको, इस पीडीएफ में जैसे जो ब्रैकेट में लिखा है इंग्लिश में, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्यों, जब आप इंग्लिश पेडागोजी पढ़ेंगे तब बस उसमें आपको मोटर लर्निंग पढ़ना रहेगा। ठीक है, और वर्बल लर्निंग कंटेंट तो सेम होगा, क्योंकि चाहे कोई भी भाषा हो, चाहे हिंदी हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे संस्कृत हो, सभी की पेडागोजी समान होती है। बस भाषा का रूप बदल जाता है। यहाँ हिंदी है तो हिंदी में क्रियात्मक अधिगम पढ़ेंगे, इंग्लिश है तो इंग्लिश में पढ़ेंगे हम मोटर लर्निंग। तो क्या होता है अधिगम, ये कई बार पूछा गया है। सबसे पहली प्रकार का जो होता है जिसको हम कहते हैं क्रियात्मक अधिगम। नाम से क्लियर है, क्रियाओं के माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे चलना है, खड़े होना है, उठना है, दौड़ना है, वस्तुओं को पकड़ना है, इसको हम कहते हैं मोटर लर्निंग। पहले नंबर का क्या है, मोटर लर्निंग, क्रियात्मक अधिगम। शाब्दिक अधिगम क्या है, या वाचिक अधिगम भी कहते हैं। जब हम शब्दों के माध्यम से, ठीक है, संकेतों के माध्यम से, चित्रों के अंकों के माध्यम से सीखते हैं, तो उसको शाब्दिक अधिगम कहते हैं। इसमें भाषा है, गणित है, विज्ञान है, आदि विषयों को सीखना। जैसे अभी हम जो लोग ये पढ़ रहे हैं, ये संकेत ही तो हैं, तो इसमें हम संकेतों के माध्यम से सीख रहे हैं।
तो पहला क्या हो गया हमारा क्रियात्मक अधिगम, दूसरा हो गया शाब्दिक या वाचिक अधिगम, तीसरा होता है हमारा विचारात्मक अधिगम, जिसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग। समाज में अपने अनुभवों के द्वारा लर्निंग बाय डूइंग, कर करके जो हम अपने आप सीखते हैं समाज में, जिसका हमें किसी ने कोई अनुभव नहीं दिया, हम अपने आप से सीखते हैं अनुभव करके। दूसरों को देखकर या सुनकर, हमने मान लीजिए समाज में कोई चीज़ देख ली, ठीक है, या किसी ने हमको बता दी या हमने कोई सुन ली, तो उसको जो हमने सीखा उसको हम कहते हैं कंसेप्चुअल लर्निंग, विचारात्मक अधिगम। विचारात्मक अधिगम कहलाता है, इसमें शारीरिक क्रियाओं की अपेक्षा मानसिक क्रियाओं द्वारा सीखते हैं। जो क्रियात्मक अधिगम था उसमें क्रियाओं के माध्यम से सीखते थे, शारीरिक क्रियाओं के माध्यम से, इसमें हम मेंटल के द्वारा सीखते हैं, ठीक है, कोग्निटिव डेवलपमेंट के द्वारा, माइंड के द्वारा सीखते हैं हम। अब मान लीजिए हमने सोसाइटी में देखा कि जो लोग पढ़ते हैं लिखते हैं, ठीक है, वो लोग सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है, उनके सोसाइटी में एक अच्छी रिस्पेक्ट होती है, वो ज़्यादा लोगों को इन्फ्लुएंस कर पाते हैं। तो ये मैंने एक कॉन्सेप्ट सीख ली थी, कहते हैं विचारात्मक अधिगम। एग्जाम्पल आते हैं, उनसे पूछा था कि किस प्रकार के अधिगम में होगा। चलिए अब हम लोग बात करेंगे भाषा अर्जन के ऊपर। भाषा अर्जन क्या है? व्हाट इज लैंग्वेज एक्विजिशन? बस इंग्लिश में लैंग्वेज एक्विजिशन करके पढ़ना है। तो हम दोनों लैंग्वेजों को यहाँ पर तैयार करते हुए चलिए प्लीज, ठीक है। जब हम किसी भाषा को बिना किसी व्यवस्थित शिक्षा प्रणाली के आसानी से सीखते हैं तो उसे भाषा अर्जन कहते हैं। मतलब कि जैसे आपका जन्म हुआ, ठीक है, आपकी हिंदी भाषा है मातृभाषा या कोई भी भाषा है, तमिल तेलुगु, आपका जन्म हुआ, ठीक है, आप धीरे धीरे बड़े होते चले गए और घर परिवार में सभी को हिंदी बोलते हुए देखकर, अपनी मातृभाषा को देखकर आप भी हिंदी बोलना या अपनी मातृभाषा को बोलना सीख गए। आपको कहीं भी स्कूल नहीं जाना पड़ा। जैसे मैंने हिंदी बोलना अपने परिवेश से सीख लिया क्योंकि मेरी मातृभाषा हिंदी है। इसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन कहते हैं, भाषा अर्जन कहते हैं। भाषा अधिगम क्या है? अधिगम का मतलब होता है सीखना, लैंग्वेज लर्निंग। जब हम किसी भाषा को व्यवस्थित सिस्टमेटिक स्कूल जाके, कोचिंग जाके या कहीं भी संस्था में जाके सीखते हैं तब वह भाषा अधिगम कहलाता है। जैसे मैंने हिंदी भाषा व्याकरण, जैसे मेरी हिंदी मातृभाषा, मैंने हिंदी बोलना तो सीख लिया, लेकिन मुझे समाज के द्वारा हिंदी व्याकरण थोड़ी ना समझ में आ गई, ठीक है। तो मैं व्याकरण हिंदी की आज भी पढ़ता हूँ कि भाई संधि क्या है, समास क्या है, रसछंद अलंकार क्या है। तो ये सब हमारे आ जाते हैं भाषा अधिगम के अंतर्गत। इंग्लिश है, संस्कृत आदि विषयों, ठीक है, अधिगम करके सीखना जो कि हम सीख रहे हैं, तो इसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। अभी इसके हम अंतर पढ़ेंगे, उससे और ज़्यादा हमारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज एक्विजिशन एंड लैंग्वेज लर्निंग? भाषा के अधिगम व अर्जन में अंतर। यहाँ से क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार, सीख लीजिए क्या होता है। इधर है हमारा अधिगम, इधर है हमारा अर्जन। सबसे पहले इनमें अंतर क्या है? संस्था अधिगम सीखने के लिए, अधिगम के लिए हमको संस्था में जाना पड़ता है, जैसे स्कूल हो गया, कोचिंग हो गया, कॉलेज हो गया या कोई अन्य संस्था। लेकिन अर्जन के लिए हमको कहीं भी कोई भी इंस्टीट्यूशन में जाने की आवश्यकता नहीं है। अधिगम कैसा होता है? चेतन होता है, कंसाइसियस होता है, मतलब इसके लिए हमको सचेत होकर बैठना पड़ता है। जैसे अभी हम लोग अधिगम एवं अर्जन पढ़ रहे हैं सीटेट के लिए, तो अलर्ट होके बिल्कुल पढ़ रहे हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है बिल्कुल आराम से लेटे हुए हों और अपने आप से कुछ सीख जाएंगे। जैसे अभी रात के 3 बजे हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल शांति का माहौल है, मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो क्या है, मैं अलर्ट होके अपना काम कर रहा हूँ, अधिगम कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये होता है कंसाइसियस होता है, जबकि अर्जन इसका उल्टा होता है। इसके लिए हमको आराम से हम सीख जाते हैं, इसके लिए हमको ज़्यादा कंसाइज होने की ज़रूरत नहीं होती। तो ये एक अचेतन प्रक्रिया है।
अस्वाभाविक, ऐसा नहीं है कि अधिगम हमको अपने आप स्वाभाविक स्वयं से हो जाए, लेकिन अर्जन हो जाता है। जो भाषा का अर्जन है, सीखना है, जैसे हमारी मातृभाषा है उसका अर्जन सहज आराम से अपने आप हो जाता है। इसके लिए हमको कोई एफर्ट लगाना नहीं पड़ता है। अधिगम समृद्ध भाषिक परिवेश के द्वारा, हाँ, अधिगम आपका उतना ही अच्छा होगा जितना कि आपका जो है भाषिक परिवेश अच्छा होगा। चारों तरफ का जो है आपके पास आसपास का माहौल जितना अच्छा होगा उतना ही अच्छी प्रकार से आपका अधिगम होगा। अर्जन क्या है? पर्यावरण के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण मतलब समाज के द्वारा होता है। फिफ्थ पॉइंट क्या है? निश्चित नियम व्याकरण। अधिगम के लिए हमको भाई व्याकरण सीखना पड़ता है, ठीक है। निश्चित नियम होते हैं, कानून होते हैं जिनमें बंद कर हम सीखते हैं, लेकिन अर्जन जो होता है इसके लिए कोई निश्चित नियम व्याकरण नहीं सीखना। जैसे एक व्यक्ति वो भी बोल लेता है जो बिल्कुल अनपढ़ है, अपनी मातृभाषा में बात कर सकता है, लेकिन एक पढ़ा हुआ व्यक्ति है वो भी बोलता है, बोलते तो दोनों, लेकिन जो पढ़ा लिखा हुआ व्यक्ति होता है उसको उस भाषा की व्याकरण आती है, जो अनपढ़ व्यक्ति हो उसको उसकी व्याकरण नहीं आती है। यही अंतर है। सिक्स्थ पॉइंट क्या है? शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता। हाँ ठीक है, इसके लिए हमको स्कूल जाने की आवश्यकता होती और कोई ना कोई निश्चित शिक्षा प्रणाली होती है जिसके द्वारा हम अधिगम करते हैं। अर्जन के लिए कोई शिक्षा प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। अब ये क्या है? सेवेंथ पॉइंट इम्पोर्टेंट है। जो जनरली मातृभाषा, जो अधिगम है जो हम सीखते हैं वो जनरली मातृभाषा का करते हैं। द्वितीय भाषा, तृतीय भाषा या कोई भी भाषा हो सकती है। जैसे मेरी मातृभाषा हिंदी है तो मैंने हिंदी का अर्जन भी किया और हिंदी का अधिगम भी कर रहा हूँ। और द्वितीय लैंग्वेज मेरी इंग्लिश है, संस्कृत है, ये है, ठीक है। द्वितीय तृतीय लैंग्वेज इसी प्रकार से होती चली जाएगी। तो इनका हम क्या करेंगे? अधिगम अर्जन अपनी मातृभाषा या पहली भाषा का किया जाता है। तो ये अंतर जो है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है। तो आई होप अब आप कर लेंगे, ठीक है। अब हम भाषा के अर्जन व अधिगम के संबंध में विभिन्न विद्वानों ने कुछ मत दिए हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सब कुछ इम्पोर्टेंट ही है। चलिए हम देखते हैं किसने क्या मत दिया, क्या बात कही है। सबसे पहला मत है हमारे, जो हर बार पूछे जाते हैं एलएडी वाले, नोम चोम्स्की भाई साहब। नोम चोम्स्की ने क्या कहा है अर्जन एवं अधिगम से संबंधित? इनके अनुसार बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, मतलब इनेट एबिलिटी होती है। इनेट का मतलब होता है जन्मजात, इनेट एबिलिटी, ठीक है। जन्मजात भाषा सीखने की क्षमता होती है। क्योंकि क्यों होती जन्मजात क्षमता बच्चों के भाषा सीखने की? क्योंकि बच्चों के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है, इन्होंने एक डिवाइस की बात की है जिसके कारण वो भाषा सीखते हैं। इस डिवाइस का नाम होता है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। देखिए अब आप नोम चोम्स्की पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर अच्छे से पढ़ लीजिए। नोम चोम्स्की हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, सीडीपी सभी में आते हैं। तो ये मान के मत चलना कि केवल आप हिंदी पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में भी आता है नोम चोम्स्की से रिलेटेड, सीडीपी में भी ये क्वेश्चन आता, तो सभी जगह आता है। बस इतना इनके बारे में पढ़ लीजिए, आपके लिए काफी। ये लेडी की फुल फॉर्म क्या होती है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। एक बार तो इसकी फुल फॉर्म ही पूछ ली गई थी। एक इन्होंने और प्रिंसिपल दिया, मानव मस्तिष्क में सार्वभौमिक व्याकरण के नियम एक समूह के रूप में होते हैं। यूनिवर्सल ग्रामर का प्रिंसिपल भी नोम चोम्स्की जी ने दिया। इसके अनुसार कि इनका मानना ये था कि जो सभी ग्रामर के नियम होते हैं वो हमारे माइंड में भरे हुए होते हैं, बस उनको धीरे धीरे हमको उजागर करना होता है। इसे कहते हैं हम यूनिवर्सल ग्रामर प्रिंसिपल एज लेड डाउन बाय नोम चोम्स्की। इतना आपको इनके बारे में ध्यान रखना है। अब हमारे नेक्स्ट हैं जीन पियाजे। उन्होंने क्या कहा है भाषा से संबंधित? पियाजे कहते हैं कि विचार भाषा को प्रभावित करता है।
देखिए जीन पियाजे और लेव वाइगोत्स्की इन दोनों लोगों में यही डिस्कशन चलता रहता है। जीन पियाजे कहते थे कि पहले बच्चों में विचार आता है, उसके बाद विचार भाषा को प्रभावित करता है, अर्थात बालक में विचार भाषा से पहले आता है। अब जब लेव वाइगोत्स्की पढ़ो तो इसका कर दो उल्टा, वहाँ पर भाषा विचार से पहले आती है। जीन पियाजे ने अहम केंद्रित वार्ता या भाषा की बात की है, जिसकी एज हर बार पहुंची जाती है 3 वर्ष से लेकर 6 वर्ष तक होती है। इगोसेंट्रिक स्पीच क्या होती है? CDP की मैराथन क्लास में पढ़ाई हुई है। जब बच्चा स्वयं को केंद्र में रखकर बात करता है, ठीक है, बच्चा सोचता है जैसा मैं सोच रहा हूँ ऐसा ही पूरा संसार सोच रहा है। अगर मुझे खिलौने से खेलना पसंद है, ठीक है, तो अन्य लोगों को खिलौने से खेलना पसंद होगा। उसे नहीं पता कि आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। उसे जो खाना है वो खाना है, खेलना है तो खेलना है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक स्पीच। इसकी एज 3 to 6 ईयर। ये जीन पियाजे की किस अवस्था में आती है? देखिए जीन पियाजे ने जो 4 अवस्थाएं थी उनकी अवस्था किस अवस्था में आएगा? ESPCF। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अहिम केंद्रित वार्ता किस अवस्था में आती है? तो सेंसरी मोटर स्टेज की एज होती है जन्म से 2 वर्ष, 0 से 2। प्री ऑपरेशन की होती है 2 से 7। कंक्रीट ऑपरेशन की होती है 7 से 11। फॉर्मल ऑपरेशनल की होती है 11 वर्ष से 15 वर्ष या वयस्कावस्था। तो 3 से 6 इसमें आ रही है, ठीक है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चों में अहिम केंद्रित वार्ता आ जाती है, किसके अनुसार? जीन पियाजे के अनुसार। नेक्स्ट, तो इतना हो गया, ठीक है। चलिए अब हम चलते हैं। देखिए जीन पियाजे के से संबंधित सीख लिया। अब यहीं पर जीन पियाजे के स्थान पर अगर बात की जाए वाइगोत्स्की की, ठीक है, वाइगोत्स्की की, जस्ट 1 मिनट। वाइगोत्स्की की बात की है तो ये कहते हैं पहले बच्चों में भाषा आती है, पहले भाषा आती है, बाद में विचार, बाद में विचार, यही अंतर है। पूछा जाए तब ध्यान रखना। नेक्स्ट, अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा शिक्षण के सिद्धांत, ठीक है, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा विकास के सिद्धांत या भाषा शिक्षण के सिद्धांत। भाषा को कैसे पढ़ाया जाना चाहिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार 1-2 सिद्धांत पूछ ही लिया जाता है। तो भाषा शिक्षण के सिद्धांत, सबसे पहला शिक्षण का सिद्धांत है हमारा, हमको ऐसे पढ़ाना चाहिए, अनुबंधन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। बस इंग्लिश में इतना हो जाएगा, वहाँ पर पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग। तब अगर आपने हिंदी में समझ लिया तब आप इंग्लिश में भी समझ लेंगे। ऐसे चलिए आपको बाइलिंगुअल में लेके चल रहा हूँ। थ्योरी ऑफ कंडीशनिंग क्या है? जैसे संबंध जोड़कर पढ़ना, जैसे दूध, दूध कहने पर मुझे आपने दूध दे दिया, तब मैंने सीख लिया कि अच्छा भाई इसको दूध कहते हैं। मैंने मांगा पानी, आपने मुझे दे दिया पानी, तब मैंने सीख लिया, बच्चे ने सीख लिया कि अच्छा पानी ये होता है, दूध ये होता है, किताब ये होती, पेन ये होता है। मैंने उसकी कंडीशनिंग कर ली, ठीक है, अनुबंधन कर लिया। तो हमको अनुबंधन करके पढ़ाया जाना चाहिए, पढ़ाना चाहिए। अनुकरण का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ इमिटेशन। इसके अनुसार बच्चे जो होते हैं समाज में भाषा को देख देख कर सीखते हैं। जैसे देखा होगा समाज में कोई भी ऐसा विद्यालय नहीं है जो गाली देने के लिए खुला हुआ कि भाई यहाँ पर बहुत बहुत अच्छी गालियाँ सिखाई जाती, जल्दी से एडमिशन लीजिए। गालियाँ हम समाज में अपने आप से सीख लेते हैं सोसाइटी में, अनुकरण के द्वारा, घर परिवार सोसाइटी से, ठीक है। और भी चीज़ें, अच्छी चीज़ें भी सीखते हैं। तो इसे कहते हैं थ्योरी ऑफ इमिटेशन, अनुकरण का सिद्धांत। थर्ड है हमारा अभिप्रेरणा व रुचि का सिद्धांत।
आप किसी भी चीज़ को तब तक नहीं सीख सकते जब तक आप उस चीज़ को सीखने के लिए अभिप्रेरित नहीं है, मोटिवेटेड नहीं है। आप जितना ज़्यादा मोटिवेटेड होंगे उतना ही अच्छी प्रकार से आप अपने काम को कर पाएंगे। तो हमको बच्चों को सिखाने से पहले बच्चों को क्लासरूम में हमको मोटिवेट कर लेना चाहिए, जिससे वो सीखने के लिए लालायित हो जाए, उत्साहित हो जाए। चौथा हमारा सिद्धांत क्या, क्रियाशीलता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। इसका मतलब यह है छात्रों से प्रश्न पूछना। बच्चे सिखाते समय, ठीक है, शिक्षण करते समय एक्टिव रहने चाहिए। ऐसे नहीं है कि बच्चे जो है जमाही ले रहे हैं, खेल रहे हैं, आवाज़ कर रहे हैं आपस में, उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, आप जो है उनको पढ़ाए जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, आपको बच्चे को हमेशा एक्टिव रखना है, क्योंकि जो अधिगम होता है वो एक्टिव ही होता है। तब एक्टिव रखने के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, छात्रों से प्रश्न पूछ सकते हैं, पाठों का अभ्यास करा सकते हैं, मौखिक व लिखित कार्य करा सकते हैं। ऐसे काम कराएं जिससे कि बच्चा जो है एक्टिव बना रहे। इसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ क्रिएटिविटी। आराम से पेशेंस पूर्वक पूरी क्लास को देखें, आराम से, ठीक है। बिल्कुल आपके सभी डाउट्स बिल्कुल A to Z सब क्लियर हो जाएंगे, चाहे आप तक आपने इसको पढ़ा हो या ना पढ़ा हो। बीच बीच में क्वेश्चन भी आने वाले हैं। पांचवा हमारा सिद्धांत क्या है, अभ्यास का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एक्सरसाइज। प्राथमिक कक्षा के विद्यार्थियों को अभ्यास हेतु, अब हम अभ्यास कैसे करा सकते हैं बच्चों को, अनुलेख, सूत्रलेख, कविता पाठ इत्यादि कराए जा सकते हैं। ये सब आगे आएगी, इनको डिटेल में पढ़ाएंगे अनुलेख सूत्रलेख के। अब आपने अगर कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ाई, अगर आप उस चीज़ का अगर एक्सरसाइज नहीं करवा रहे हैं, बार बार अभ्यास नहीं करवा रहे हैं, तो एक टाइम आएगा तब बच्चे उस चीज़ को धीरे धीरे भूल जाएंगे। तब भाई एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने वो कोट सुनी ही होगी, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितनी आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही आप परफेक्ट हो जाएंगे। अब आवृत्ति का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रिपीटिशन। आज मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा, एक्सरसाइज और रिपीटिशन में अंतर क्या है, आवृत्ति और अभ्यास के सिद्धांत में अंतर क्या है। देखिए आवृत्ति, देखिए जैसे अभ्यास का सिद्धांत क्या, जैसे आपने जीन पियाजे पढ़े हैं, ठीक है, आज मैंने आपको जीन पियाजे पढ़ा दी है और मैंने 8-10 क्वेश्चन भी जीन पियाजे से रिलेटेड, मान लीजिए मैंने 10 क्वेश्चन मैंने आपको जीन पियाजे से रिलेटेड करवा दिए। तब एक्सरसाइज का मतलब ये है, मैंने कहा जाके अभ्यास करना जीन पियाजे के। आपने 10 क्वेश्चन तो मैंने करा दी और लगभग 20-25 क्वेश्चन निकाले और उनको अपने आप से प्रैक्टिस करने लगे, जो कि कॉन्सेप्ट समान थी, ठीक है, आपने की है। इसको कहते हैं हम एक्सरसाइज। अब आवृत्ति का मतलब क्या होता है, रिपीटिशन का मतलब आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ा। मैंने कहा जीन पियाजे के ऊपर प्रैक्टिस करने जाके, तो मैंने जो 10 क्वेश्चन आपको क्लास में करा दिए थे, आप उन्हीं क्वेश्चंस को बार बार बिल्कुल सेम, नए नहीं, उन्हीं क्वेश्चन को बार बार पढ़ रहा है, तो इसको हम कहते हैं रिपीटिशन या रिपीट करना, आवृत्ति का सिद्धांत। जब एक ही चीज को हम बार बार पढ़ते हैं तो उसको हम आवृत्ति का सिद्धांत कहते हैं। इसे ही रटना, ये रटने के अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। और अभ्यास जो हमारा सीखने के अंतर्गत आता है, लर्निंग के अंतर्गत आता है अभ्यास। अब सेवेंथ हमारा क्या है, चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि हमें बच्चों को उनकी एज के अनुसार पढ़ाना चाहिए। एज है, एबिलिटी है, नीड्स है, किस क्लास के बच्चे हैं, 3rd क्लास के बच्चे हैं, आप तब उनको उस माध्यम से पढ़ाएंगे, ठीक है। गीत कहानियों के द्वारा ज़्यादा पढ़ाएंगे। अगर यही बच्चे हमारे 9th क्लास के, तो इनको अलग लेक्चर मेथड से पढ़ाएंगे, ठीक है। चयन का सिद्धांत के मतलब क्या हमको पढ़ाना है। अब आप मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ें हैं, अगर 3rd क्लास के बच्चे को पढ़ाने लगेंगे तो शायद वो उसको समझ में ना आ जाए, उसकी समझ से परे हो जाए। तब हमको ये ध्यान रखना है कि हमको क्या पढ़ाना है, क्या नहीं पढ़ाना है। इसको ही हम कहते हैं चयन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ सिलेक्शन। चलिए नेक्स्ट।
बाल केंद्रिता का सिद्धांत पढ़ाते समय इन चीज़ों का हमको ध्यान रखना चाहिए। थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड, देखिए जो हमारी एजुकेशन है वो चाइल्ड सेंटर्ड है, बाल केंद्रित है। एनसीएफ है जिसके ऊपर पूरा सीटेट टिका हुआ है, बिल्कुल धड़कन है, ठीक है। सीटेट की सीटेट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बिना एनसीएफ पढ़े। तो जो बाल केंद्रिता है मतलब बच्चा पहले है, ठीक है, प्रमुख है, उसके बाद टीचर है। तो आपको चाइल्ड सेंटर्ड होकर पढ़ाना है, बाल केंद्रिता का पूरा पूरा ध्यान रखना है। बाधा शिक्षण के समय अध्यापक को अध्यापन के समय इतना आत्म विभोर नहीं होना चाहिए कि बालक को ही भूल जाए, ठीक है। शिक्षण का केंद्र बालक होना चाहिए। इसका मतलब ये है आप पढ़ा रहे हैं हिंदी, हिंदी के ही सिद्धांत है, हिंदी से रिलेटेड, ठीक है। तब आप पढ़ाते पढ़ाते इतने ज़्यादा लीन हो गए, इतने ज़्यादा डूब गए पढ़ाने में, आप भूल गए कि मैं 3rd क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ या 10th क्लास के बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। बस बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन, अलग अलग प्रकार के उदाहरण दे के पढ़ाने लगे। बच्चों की एज, ग्रेड, उनकी नीड्स को आपने ध्यान ही नहीं रखा, आप तो बस पढ़ाने में मग्न हो गए। तो इतना भी मत डूब जाना, ध्यान रखना कि हम किस क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं और बच्चे हमारे एक्टिव होने चाहिए। पहले बच्चे हैं बाद में टीचर है। इसे हम कहते हैं बाल केंद्रिता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड। मातृभाषा का सिद्धांत, थ्योरी या मदर टंग। आप जो बच्चे जो होते हैं वो मातृभाषा से जब उनको हम जोड़कर पढ़ाते हैं तो उनको अच्छी प्रकार से समझ में आता है, ठीक है। जैसे आपको कोई भी चीज़ है, मैं बहुत देर से आपको मान लीजिए कोई भी वर्ड ले लीजिए, वो पढ़ाए जा रहा हूँ कि भाई इसको हम मातृभाषा कहते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कोई वर्ड आया, एग्जाम्पल ले लीजिए रेलिवेंट, ठीक है, रेलिवेंट, RELEVENT, रेलिवेंट वर्ड आया, आपकी समझ में नहीं आना, ठीक है। तो आपने कहा इसको हिंदी में बताइए, हमारी मातृभाषा में बताइए। तो हमने कह दिया कि रेलिवेंट का मतलब होता है वांछित। क्या होता है? वांछित। आपने देखा होगा जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो वे सीधी बात कहते हैं इंग्लिश में, अगर वे पढ़ाए कि सर जी इसको हिंदी में क्या कहते हैं, या जो भी अलग अलग है उसको मातृभाषा में क्या कहते हैं। तब बच्चे अपनी मातृभाषा में सबसे अच्छी प्रकार से सीखते हैं जब उनको उनकी मातृभाषा से जोड़कर पढ़ाया जाता है। जैसे इसका ही एग्जाम्पल ले लें, हम बार बार कहें थ्योरी ऑफ मदर टंग, थ्योरी ऑफ मदर टंग, नहीं समझ में आया, आपने पूछ लिया सर मदर टंग का मतलब क्या हो गया, मैंने कह दिया मातृभाषा। अब आप समझ गए कि अच्छा इसको मातृभाषा कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, बिल्कुल इतना वास्ट मैंने लिखा है इसमें कि सब कुछ समाहित हो जाएगा, ठीक है। बस आप बने रहिए क्लास में आराम से। पुनर्बलन का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ रीइंफोर्समेंट, इसको BF स्किनर ने दिया था। इन्होंने बताया था कि बच्चे जब अच्छी प्रकार से सीखते हैं जब हम उनको बीच बीच में पुनर्बलन देते रहेंगे, चाहे वो सकारात्मक हो या नकारात्मक हो। हमको सकारात्मक बच्चों को पुरस्कार देना है, जैसे शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, सीखो, अब तुम आगे और बढ़ोगे, बहुत अच्छी प्रकार से सीख रहे हो, ठीक है, शाबाश मेरे बेटे, इसी प्रकार से अच्छे परफॉर्मेंस करते रहो। तो ऐसे जो वर्ड हम बोलते हैं इससे बच्चों को मोटिवेशन कहीं ना कहीं मिलता है, इसको पुनर्बलन हम कहते हैं। पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया था? BF स्किनर ने दिया था। ये नाम पूछ लिया था, ध्यान रखना है, BF स्किनर। लास्ट है हमारा व्यक्तिक विभिन्नता का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। ये क्या है? प्रत्येक बच्चा अलग होता है, अपने अलग अलग प्रकार से सीखता है, तो आपको बच्चों की व्यक्तिक विभिन्नता का ध्यान रखना है। कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होता है, ठीक है, कोई बच्चा मीडियम होता है, कोई बिल्कुल स्लो लर्नर होता है, उसको बहुत धीरे समझ में आता है, देरी से समझ में आता है। तब आपको सभी का ध्यान रखना है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, ये मान लीजिए आपकी क्लास है, ये आपकी क्लास है, ठीक है। इस क्लास में सभी प्रकार के बच्चे, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे भी हैं, मीडियम स्टूडेंट भी हैं, वीक स्टूडेंट भी हैं,
ठीक है। तब आपको पढ़ाते समय आपको सभी प्रकार के बच्चों को ध्यान रखना, सभी को लेके चलना है, क्योंकि प्रत्येक बच्चा स्वयं में विशिष्ट होता है। इसे हम कहते हैं व्यक्ति विभिन्नता का सिद्धांत। अच्छा, एक और है, लास्ट है 14, जीवन समन्वय का सिद्धांत। इसका मतलब है अगर आप कोई भी चीज़ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनकी रियल लाइफ से, ठीक है, जोड़कर पढ़ाइए, उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जोड़कर पढ़ाइए। जैसे मैं आपको अगर कोई चीज़ पढ़ा रहा हूँ और मैं उदाहरण जो है इसके चाइनीज या जापानीज, ठीक है, इटली के दे रहा हूँ, वो आपको समझ में नहीं आएगी अगर उन मूवी के मैं एग्जाम्पल दूंगा। अगर मैं आपको इंडियन मूवी के एग्जाम्पल दूं, ठीक है, तब आपको बहुत अच्छी प्रकार से समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से जुड़ी हुई है। तो बच्चे को पढ़ाते समय उसको रियल लाइफ से जोड़कर पढ़ाएं। इसको कहते हैं हम थ्योरी ऑफ लाइफ कोऑर्डिनेशन या जीवन समन्वय का सिद्धांत। चलिए, हमारे जो 14 सिद्धांत थे वो हमारे सभी कंप्लीट हो गए। 14th नहीं, यहाँ पर नंबर होगा 12 हो गए, ठीक है, यहाँ पर नंबर मिस प्रिंट हो गया, 11th 12th हो गया। तो 12 हमारे जो थे वो सिद्धांत हो गए। इनसे बाहर सिद्धांत नहीं पूछा जाएगा, पूछा जाएगा तो इनमें से ही पूछा जाएगा, ऐसे आप ध्यान रखिए। अब हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण के नियम। हमको भाषा को किस प्रकार से पढ़ाना है, किस कौन कौन से नियम से के आधार पर पढ़ाना है। तो अभी तो हमने सिद्धांत पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे नियम। इनको हम मैगजिम्स भी कहते हैं, ठीक है, मैगजिम्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, भाषा शिक्षण के नियम। बिल्कुल याद ही होंगे आपको, मूर्त से अमूर्त की ओर। अब इंग्लिश में तैयार कर लीजिए बाइलिंगुअल, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट। हमको बच्चों को मूर्त से अमूर्त की ओर पढ़ाना है। मूर्त क्या मतलब क्या है? मूर्त का मतलब वे वस्तु जो हमारे सामने आसपास हैं, जिनको हम देख सकते हैं, ठीक है, छू सकते हैं, वो सब हमारी मूर्त वस्तुएं कहलाती हैं। अमूर्त का मतलब जो हमारी माइंड में होती है, कॉन्सेप्ट को में होते हैं, जिनको हम देख छू नहीं सकते हैं। तो हमको शुरुआत करनी है अगर बच्चे को पढ़ाने की, तब हमको मूर्त वस्तुओं से शुरुआत करनी चाहिए, बाद में धीरे धीरे हमको कॉन्सेप्ट के ऊपर ले जाना चाहिए। सीधे सीधे पूछा जाए कौन सा होगा? मूर्त से अमूर्त की ओर। पेपर में उल्टा कर देगा, अमूर्त से मूर्त की ओर। तो अमूर्त से मूर्त नहीं, मूर्त से अमूर्त की ओर होता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर, नोन टू अननोन। जो बच्चे को आता है उसकी प्रीवियस नॉलेज से जोड़कर उसको नया ज्ञान दीजिए, ठीक है, नई चीजें सिखाइए, इसको कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। पेपर में कंफ्यूज करने के लिए ज्ञात से अज्ञात की जगह पर लिख देता है ज्ञान से अज्ञान की ओर, ज्ञान से अज्ञान की ओर। जबकि आपको अच्छे से प्रकार से पता है, जल्दबाजी मत करना, नहीं तो आप इसको टिक करते हैं ज्ञान से अज्ञान की ओर। ज्ञान से अज्ञान नहीं होता, ज्ञात से अज्ञात होता है, ठीक है, जो जानता है, जो नहीं जानता है। पहले आपने सीधे सीधे संधियों के बारे में बता दिया, ऐसे रफली रफली, ठीक है। अगर बच्चा जानता है, ठीक है, संधि के बारे में कि हाँ भाई संधियाँ होती हैं, 3 प्रकार की होती हैं, ठीक है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि वगैरह। बाद में उनके अंदर जाकर डिटेल से उनको पढ़ाई कि दीर्घ संधि क्या होती है, वृद्धि संधि क्या होती है। इसको हम कहते हैं ज्ञात से अज्ञात की ओर। अनिश्चित से निश्चित की ओर, अनसर्टेन टू सर्टेन। ऐसा माना जाता है कि जो बच्चे का जो ज्ञान होता है प्रारंभिक तौर पर, ठीक है, छोटा जब वो होता है तो उसका ज्ञान अनिश्चित होता है, लेकिन जैसे वो धीरे धीरे बड़ा होता चला जाता है उसका ज्ञान निश्चित की ओर बढ़ता चला आता है। जैसे छोटा बच्चा है वो कहता है कि भाई जो चंद्रमा है वो भी गोल है, हमारी रोटी भी गोल है, तो चंद्रमा रोटी है और रोटी चंद्रमा है, इस प्रकार की बातें करता है। या दूसरा एग्जाम्पल ये है कि एक बच्चा है वो देखता है कि हमारे पापा जो हैं वो बाइक में पेट्रोल डलवाते हैं, ठीक है, और दूसरी बात जब वो देखता है कि वो साइकिल में पेट्रोल नहीं डलवाते हैं, तब वो क्वेश्चन पूछता है कि पापा आपने साइकिल में पेट्रोल क्यों नहीं डलवाया, ठीक है, आपने मोटरसाइकिल में पेट्रोल क्यों डलवाया था। तो ये चीज़ें अभी इसके माइंड में अनिश्चितता भरी पड़ी है, जैसे वो धीरे धीरे
बड़ा होता चला जाएगा, वो सब अपने आप ये चीजें सीख जाएगा। इसको कहते हैं अनिश्चित से निश्चित की ओर। फोर्थ है हमारा विश्लेषण की संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। किसी भी घटना या समस्या के बारे में कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे को उसको तोड़ तोड़ कर सभी उसके एस्पेक्ट को तोड़ तोड़ कर बताइए, अलग अलग एंगल से समझाइए, बाद में उसका जिस्ट दे दीजिए, ठीक है, समरी बता दीजिए। उसको हम कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, ठीक है। समरी समरी बता देना। जैसे आपने एक चैप्टर बताया, पूरा पूरा चैप्टर मान लीजिए किसी के ऊपर पढ़ाया कि भारत में जो है विज्ञान का विकास कैसे हुआ, तो सभी आपने इसके बारे में अलग अलग प्रकार से बता दिया कि कौन कौन से वैज्ञानिक थे, कब कब किस चीज़ का डेवलपमेंट हुआ। बिल्कुल चैप्टर को आपने तोड़ मरोड़ के सभी एस्पेक्ट बता दिए, उसके बाद में उसकी दे दी समरी, सारांश बता दिया। इसको हम कहते हैं विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। पांचवा क्या है, आगमन से निगमन की ओर। एग्जाम में रख देगा कि निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है, तब निगमन से आगमन की ओर, इनको ध्यान रखना है। आगमन से निगमन होता है इंडक्टिव टू डिडक्टिव मेथड। सबसे पहले हमको बच्चों को उदाहरण देने हैं, बाद में नियम बताने हैं, अर्थात उदाहरण से नियम की ओर पढ़ाना है, आगमन से निगमन की ओर पढ़ाना है, ना कि निगमन से आगमन की ओर। सिक्स्थ है हमारा मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। इसका मतलब ये होता है बच्चों को उन चीज़ों को पहले पढ़ाइए जिनमें उनको आनंद आता है, ठीक है, जो चीज़ें जिन चीज़ों में उसकी रुचि है, ठीक है, जो जिन विषय में बच्चा रुचि लेता है, पहले उन विषयों को उन चीज़ों को बच्चों को पढ़ाइए। धीरे धीरे गणित है, विज्ञान है, अमूर्त जो विषय होते हैं, जो थोड़े टफ होते हैं, जिनमें थोड़ी तार्किकता की ज़रूरत होती, उन विषयों को आप बाद में पढ़ाइए, जिससे बच्चे पहले आपसे जुड़ जाएं आपसे, ठीक है। क्यों? इसके लिए आपको बच्चों को क्या करना है, आपको बच्चों की रुचि के अनुसार पहले पढ़ाना है। सरल सरल चीज़ें पहले पढ़ाइए, पहले सरल चीज़ें पढ़ाओ, उनको पढ़ने में मज़ा आने लगे, फिर बाद में सरल से धीरे 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 कठिन की ओर। सरल से कठिन की ओर भी होता है शिक्षण का सूत्र, ये लिखा है 8 में। सरल से जटिल की ओर, सिंपल स्पेसिक टू कॉम्प्लेक्स। विशेष से सामान्य की ओर, इसका एक अन्य नाम भी है उदाहरण से नियम की ओर। उदाहरण से नियम की ओर, यही बात है, कोई भी चीज़ है तो उससे रिलेटेड पहले हमको उदाहरण दे देना चाहिए, बाद में हमको नियम बताने चाहिए। जैसे मैंने आपको उदाहरण दे दिया विद्यालय, विद्यालय हमने उदाहरण दिया पहले, बाद में मैंने आपको बता दिया कि विद्यालय में कौन सी संधि है, दीर्घ संधि है, और करके दिखा दी कि जब आ बड़ा आ और आ आपस में मिले तब इनकी जगह पर बड़ा आ हो जाता है, अर्थात इस तरह से विद्यालय में संधि हुई है। बाद में हमने इसके नियम बता दिए, पहले मैंने विद्यालय का उदाहरण दे दिया। तब कोई भी चीज़ हम जब पहले उदाहरण देते हैं बाद में नियम बताते हैं, उसको हम कहते हैं विशेष से सामान्य की ओर या उदाहरण से नियम की ओर। इसका अलग नाम है, उदाहरण से नियम की ओर। सरल से जटिल की ओर जानते ही हैं कि पहले बच्चों को सरल चीज़ें पढ़ानी चाहिए, बाद में कठिन चीज़ें पढ़ानी चाहिए। तब ये हमारे 8 शिक्षण के सूत्र थे, इनको शिक्षण सूत्र कहते हैं। नियम कहो या शिक्षण सूत्र कहो, आपने पढ़ा होगा, शिक्षण सूत्र भी इनको कहते हैं, मैगजिम्स ऑफ टीचिंग। अब हम लोग बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, थोड़ा टेक्निकल है, ध्यान से समझना, भाषा विकास, लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा के ऊपर अब हम लोग बात करने वाले हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, शिक्षण सूत्र पढ़ लिए, शिक्षण सिद्धांत पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे भाषा के बारे में। भाषा क्या होती है? भाषा सीधी बात है, भावों व विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। भाषा के द्वारा हम विचारों का एक्सचेंज करते हैं,
ठीक है। और कम्युनिकेशन करते हैं, बिना भाषा के हम कोई भी कम्युनिकेशन नहीं कर सकते, संप्रेषण नहीं कर सकते, तो इसके लिए हमको भाषा की आवश्यकता होती है। अब हम देखते हैं भाषा सीखने के स्तर कितने होते हैं। लेवल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। देखिए भाषा सीखने के 4 स्तर होते हैं, ध्यान रखना, जो इसी क्रम में होते हैं, निम्नलिखित क्रम में होते हैं। कौन कौन से क्रम में होते हैं भाषा सीखने के स्तर, और इसी क्रम में भी जो होंगे। देखिए ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, उससे रिलेटेड है। तो पहले सबसे पहला जो भाषा सीखने का स्तर होता है वो होता है फोनीम। क्या होता है? फोनीम। इंग्लिश में पूछा जाता है फोनीम करके, हिंदी में पूछा जाता है स्वनीम करके। अब फोनीम क्या है? फोन। फोनीम किससे बना? फोन से। फोन से आप क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। फोन से मतलब क्या निकलते हैं? साउंड, आवाज। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई जो होती है उसको हम स्वनीम कहते हैं हिंदी में। अगर इंग्लिश में पूछा जाए विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज, इट इज कॉल्ड फोनीम, उसको हम फोनीम कहते हैं। अब इतना अंतर आपको ध्यान रखना है, जब अर्थहीन पूछा जाए, मीनिंगलेस, भाषा की सबसे छोटी इकाई स्वनीम। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई जिसका अर्थ होता है, अर्थवान होती है, उसको हम कहते हैं रूपिम या मॉर्फीम। अगर सिंपल पूछा जाए, अर्थहीन और अर्थवान ना लिखा हो, केवल पूछा जाए भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तब आपका आंसर होगा स्वनीम, या जिसको हम फोनीम कहते हैं। जैसे पी, टी, एम, एस, आर, ये लेटर्स हैं, ई है, का है, ता, था, दा, धा, ना। अब इनको हम और ज़्यादा ब्रेक नहीं कर सकते। अब बताइए, ता को आप और ज़्यादा ब्रेक क्या कर सकते हैं? इसको आप क्या तोड़ सकते हैं? तो इनको हम इस्माल है, इनसे ज़्यादा इनको हम नहीं तोड़ सकते हैं, और इनका अपने आप में अलग कोई भी मतलब नहीं होता है। जब ये जुड़ते हैं तभी इनका मतलब होता है, तो इसको हम कहते हैं स्वनीम। रूपिम क्या है? मॉर्फिम। स्वनीम आपस में जुड़कर, अब देखिए जो स्वनीम ही आपस में जुड़ जाएंगे, रूपिम का निर्माण करते हैं। भाषा की सबसे छोटी मीनिंगफुल इकाई है रूपिम या मॉर्फिम। जैसे आ और खा मिले तो बन गए आँख, नाव का मिलकर नाक, हंसना, डॉग, कैट, पेन। अब पेन है, 3 लेटर से मिलकर बना है, PEN। ठीक है, जब तीनों जुड़ गए तब इसका एक मीनिंग हो गया, एक वर्ड बन गया, जिसको हम पेन कहते हैं। अब हम पढ़ते हैं वाक्य विन्यास के बारे में। बात सिंटैक्ट। सिंटैक्ट क्या होता है? वाक्य विन्यास। इसमें सीधी सी बात है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को क्रम से रखा जाता है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, कर्ता क्रिया कर्म, इनको क्रम से रखना है आपको। जैसे मैं सेंटेंस पढ़ रहा हूँ, संजय पढ़ रहा है, बिल्कुल सही बात है। अगर इसको मैं ऐसे रख दूं, पढ़ संजय रहा है, गलत हो गया ना। कर्ता कहीं है, क्रिया कहीं है, कर्म कहीं है, तो ये गलत हो गया। हमको क्रम से रखना है, संजय पढ़ रहा है। तो ये वाक्य जो है सिंटैक्टिकली बिल्कुल सही है। अर्थ विन्यास क्या होता है? सीमेंटिक्स, जिसको कहते हैं इंग्लिश में, सेम है बिल्कुल बाइलिंगुअल। इंग्लिश में जब मैं आपको पढ़ाऊंगा तो पढ़ाऊंगा फोनीम, मॉर्फीम, सिंटैक्ट और सीमेंटिक। सीमेंटिक्स क्या होता है? वाक्य को अर्थपूर्ण शब्दों से बनाना। अब आपने वाक्य तो कोई बना दिया, ठीक है, जिसका वाक्य विन्यास तो सही है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तो सही है, लेकिन वो उसका अर्थ नहीं निकल रहा। जैसे आरती चाय खाती है, क्या भाई कभी चाय भी खाई जाती है? लेकिन ये वाक्य बिल्कुल सही है, किस प्रकार से? वाक्य विन्यास की। क्योंकि इसमें देखिए कर्ता अपनी जगह पर है, ठीक है, क्रिया कर्म सब अपनी जगह पर है, ठीक है, कर्ता क्रिया कर्म सब अपनी अपनी जगह पर बिल्कुल सही है। किस प्रकार से सही है? वाक्य विन्यास इसका सही है, लेकिन अर्थ विन्यास गलत है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। आरती चाय पीती है, अब सही है, अब इसका वाक्य विन्यास भी सही है और अर्थ विन्यास भी सही है। अब बिल्कुल इस पर आधारित जो सीटेड नवंबर में एक क्वेश्चन पूछा गया था उसको कर लीजिए। आप समझ गए? स्वनीम, रूपिम, वाक्य विन्यास और अर्थ विन्यास 4 स्तर होते हैं, ध्यान में रखना।
अब इस वाले क्वेश्चन को कर लीजिए, सीटेट नवंबर में पूछा गया था ये क्वेश्चन। मैडम चाय खाती है, मैडम चाय खाती है। अब क्वेश्चन कैसे पूछ लिया, ये अर्थ विज्ञान और वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से सही है। अर्थ विज्ञान वाक्य विन्यास दोनों की दृष्टि से गलत है। वाक्य विन्यास की दृष्टि से सही है लेकिन अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। अर्थ विज्ञान की दृष्टि से सही है लेकिन वाक्य विन्यास की दृष्टि से गलत है। अब बताइए किस प्रकार से ये सही है, किस प्रकार से गलत है। देखिए, मैडम चाय खाती, बिल्कुल ये सही वाक्य है। किस प्रकार से, वाक्य विन्यास बना तो सही है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीनों क्रम से रखी गई है, बिल्कुल सही है। लेकिन अर्थ नहीं सही निकल रहा है। चाय खाई नहीं, चाय पी जाती है, इसलिए अर्थ इसका गलत है, अर्थ विज्ञान की दृष्टि से गलत है। सो थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे बच्चों में भाषा विकास, कैसे कैसे बच्चों में भाषा का विकास होता है, सीख लीजिए। देखिए, बच्चों में जो भाषा विकास है उसको हम दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, पूर्व वाक भाषा विकास और पश्चिम वाक भाषा विकास। पूर्व वाक भाषा विकास क्या होता है, इसका मतलब होता है बच्चा बोलने से पहले प्रॉपर रूप से बोलना शुरू करता है, उससे पहले उसमें भाषा का विकास कैसे होता है। प्री स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, स्पीच बोलने से पहले। इसके लिए जो समय होता है वो होता है जन्म से लेकर 15 माह। बालक के जन्म से लेकर बोलने तक का भाषा विकास इसके अंतर्गत आता है। यह निम्न क्रम में होता है, ये इसका क्रम है, ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है। दूसरी प्रकार का भाषा विकास कब होता है, पश्च वाक भाषा विकास। पश्च वाक का मतलब होता है, बिल्कुल ऐसी हिंदी आएगी लिख के, पोस्ट स्पीच, स्पीच बोलने के बाद से उसमें बच्चे में भाषा विकास किस प्रकार से होता है, इसको कहते हैं पश्च वाक भाषा विकास, पोस्ट स्पीच लैंग्वेज डेवलपमेंट, 15 माह के बाद। ठीक है, चलिए अब हम इसको पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा क्या है, पूर्व वाक भाषा विकास, प्री स्पीच डेवलपमेंट। इसकी एज मैंने आपको कितनी बताई थी, जन्म से लेके 15 माह तक, ठीक है, 0 से 15 महीने तक बच्चा कैसे, बच्चे में भाषा का विकास होता है। देखिए, जब बच्चे का जन्म होता है तो सबसे पहले वो क्या करता है, वो रोता है, ठीक है, रोने की क्रिया करता है। तो रोना भी क्या है, एक भाषा का विकास है सबसे पहले। अब जैसे जैसे बच्चा हमारा बड़ा होता चला गया, 7 से लगभग 8 माह का बच्चा जब हो जाता है तो बालक जो होता है बेबलिंग करने लगता है। बेबलिंग का मतलब है बड़बड़ाने लगता है। इंग्लिश में पढ़ेंगे बेबलिंग, यहाँ पढ़ रहे हैं बड़बड़ाना, केवल इतना अंतर है। बेबलिंग क्या होती है, जैसे छोटा बच्चा होता है वो शुरू कर देता है बोलना माँ माँ माँ, प प प प, न न न न, च च च च, पूरा चाचा नहीं बोल पाता, च च करता रहता है। तो उसको हम कहते हैं बेबलिंग करना, बड़बड़ाना। तो क्वेश्चन पूछ जाता है बेबलिंग बच्चा कब शुरू कर देता है, कितने महीने में, लगभग 7 से 8 माह में शुरू कर देता है। इसके बाद 15 महीने तक और बच्चा क्या करता है, हाव भाव जेस्चर करने लगता है, इशारा करने लगता है। जैसे अगर उसको पानी पीना है तो उसको नल की तरफ जो है, हैंडपंप की तरफ इशारा कर देगा, या खाना खाना है तो खाने की तरफ इशारा करने लगेगा। अब वो इशारों के माध्यम से अपनी बात कह पा रहा है, उसमें इतना भाषा का विकास हो गया है। चौथा क्या है भाषा विकास, सामवेगिक अभिव्यक्ति। अब उसको अगर दूध पीना है, ठीक है, तो बोल के तो भी नहीं कह पाएगा कि मम्मी मम्मी मुझे दूध पिला दो, वो रोने लगेगा, ठीक है, ठीक है। तब इसको, वो अपने संवेग को जो है एक्सप्रेस कर रहा है। या कोई अच्छी चीज़ लगी, ठीक है, तो वो हंसने लगेगा। कोई कोई दर्द होने लगा या किसी चीज़ से चोट लग गई या उसको दूध पीना, तो वो क्या हो गया, रोने लगा। तो वो संवेगों को अभिव्यक्त कर रहा है। खिलखिलाना भी जिसके कहते हैं कि देखो लल्ला कितनी अच्छी प्रकार से हमारा हंस रहा है, खेल कूद रहा है, तो जिसको कहते हैं इमोशनल एक्सप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ें हमको ध्यान रखनी है। बेबलिंग वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया, इंग्लिश और हिंदी दोनों में। बेबलिंग है, क्राइंग है, एक कूइंग वो भी होता है। वो होता है 2 से 3 माह का जब बच्चा होता है तब वो कूइंग की आवाज़ करता है, इसमें स्वर ध्वनियाँ निकालता है।
आपको ये 4 ध्यान रखनी है। सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बड़बड़ाना और रोना। जब बच्चे का जन्म होता है तो उसके अंदर केवल कौन सा संवेग होता है बताइए? केवल एक ही संवेग होता है जिसको हम कहते हैं उत्तेजना। क्वेश्चन पूछा गया है जन्म के समय बच्चे में किस संवेग का विकास होता है? कौन सा संवेग होता है? उत्तेजना, एक्साइटमेंट होता है। ये तुमने भाषा विकास देख लिया। कब? जन्म से लेकर 15 महीने तक। अब हम देखेंगे पश्चवाक। अब 15 महीने के बाद से लेकर मृत्यु तक, अंत तक कैसे कैसे उसमें भाषा का विकास होता है। इसका है 15 माह से लेके बाद तक, जो हम लोग हैं इसी में आते हैं अभी। इसमें कैसे होता है? भाषा अवबोध, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले भाषा सीखने का प्रथम सोपान है, प्रथम चरण पूछा जाए भाषा सीखने का कौन सा है? पश्चवाक भाषा विकास में भाषा अवबोध। बालक जब दूसरों की भाषा समझने लगता, जैसे तुमने बच्चे की तरफ कोई बात कही और वो समझ गया कि हमारी चाची, मम्मी, मौसी क्या बात कह रही है, तो वो जो है हंसने लगता है, रोने लगता है, तो भाषा अवबोध, वो समझने लगा है। वोकेबलरी बिल्डिंग, शब्द निर्माण बच्चे में ऐसा माना जाता है कि 1 वर्ष के बालक में 10 शब्दों का विकास हो जाता है और लगभग जब लगभग 2 साल का होता है तब लगभग वो 200 से 300 शब्दों को बोलना शुरू कर देता है। 200 से 300 शब्दों का विकास हो जाता है। इसी प्रकार से जब वो 3 वर्ष का होता है तो लगभग 900 वर्ड, 8 से 900 वर्ड उसमें बोलना शुरू कर देता है, उसमें विकास हो जाता है। सही उच्चारण है, धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता चला जाता है उसका उच्चारण सही होता चला जाता है। और सबसे लास्ट क्या? मास्टरी। वो भाषा स्वामित्व और अपनी पकड़ बना लेता है, भाषा स्वामित्व उसमें आ जाता है। स्वामित्व का मतलब वैसे मालिक होता है, मास्टरी आ जाती है। यह भाषा विकास का अंतिम चरण है, बिल्कुल लास्ट स्टेज है जब आप पूरी तरह से किसी भी भाषा में स्किल्ड हो जाओ। इस स्तर पर बालक की लिखित व मौखिक दोनों प्रकार की भाषा का विकास हो जाता है। सबसे उच्च स्तर यही है भाषा विकास का, जब आपके अंदर किसी भी भाषा को लेकर मास्टरी आ जाए। इसको हम कहते हैं भाषा स्वामित्व। ये तो हमारा लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया। आराम से इस पीडीएफ को रखना, पढ़ना, इससे बाहर नहीं जाएगा बिल्कुल भी आपका पेपर। अब देखिए बालक को आप भाषा कैसे कैसे सिखा सकते हैं। तो भाषा सिखाने के साधन क्या क्या हैं? अनुकरण के द्वारा बालक सीखते हैं, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, समाज में देखकर सीखते हैं, खेल के माध्यम से भी भाषा विकास होता है, कहानी सुनकर भी भाषा विकास होता है, वार्तालाप के द्वारा जब हम बात करते हैं, सामाजिक अंतःक्रिया करते हैं, इससे भी भाषा विकास होता है। और QA के द्वारा भी भाषा विकास होता है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग के द्वारा भी भाषा का विकास होता है। अब भाषा विकास के सिद्धांत देख लिए, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट। भाषा से संबंधित केवल सिद्धांत हैं ये, भाषा विकास से संबंधित 3 सिद्धांत हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। ये लेडी वाला तो अभी आप पढ़ भी चुके हैं, चलिए दोबारा पढ़ लीजिए। भाषा विकास के सिद्धांत। सबसे पहला सिद्धांत जो बार बार पूछा जाता है, अल्बर्ट बंडूरा का सिद्धांत। इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने कहा था कि जो बच्चे होते हैं वो अपने परिवेश से अनुकरण के द्वारा भाषा को ग्रहण करते हैं, भाषा सीखते हैं। ठीक है, अनुकरण का सिद्धांत किसने दिया? अल्बर्ट बंडूरा ने दिया था। परिपक्वता का सिद्धांत क्या है? थ्योरी ऑफ मैच्योरिटी क्या है? परिपक्वता। अब आप मान लीजिए कोई 3 साल का बच्चा है, 2 साल का बच्चा है, आप अगर उसको संस्कृत के बहुत लंबे लंबे, ठीक है, पैराग्राफ अगर उसको हम पढ़ाएंगे या उसको बहुत बड़े संगीत की प्रैक्टिस कराएंगे तो अभी वो नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि जो उसके अभी भाषा विकास के जो अंग हैं वो अभी परिपक्व नहीं हुए हैं, जैसे जीभ है, गला है, कंठ है, ओंठ है, ठीक है, ये चीज़ें, नाक है।
मतलब स्वरंगों पर अभी इसकी पकड़ नहीं है, अभी वो मैच्योर नहीं है। अर्नाल्ड गैसल ने परिपक्वता का सिद्धांत दिया था। लिख लीजिए गैसल, गैसल। वैसे नाम नहीं पूछा जाता, ये आता है कि किसने जो है इसके बारे में बताया था। अर्नाल्ड गैसल ने क्या बताया था, परिपक्वता की, जब तक बच्चे परिपक्व नहीं होते तब तक वो बोलना तो सीख जाते, लेकिन बहुत अच्छी प्रकार से उनका भाषा विकास नहीं होगा जब तक वो परिपक्व नहीं हो जाएंगे। नोम चॉम्स्की के बारे में हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। इनकी थ्योरी को इनबॉर्न थ्योरी भी कहते हैं। भाषा विकास से रिलेटेड इनकी थ्योरी है। जो नोम चॉम्स्की थे वो अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने कहा बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है। ये कहते हैं कि बच्चे के मस्तिष्क में एक डिवाइस होती है जिसके कारण वे भाषा सीखते हैं। डिवाइस का नाम क्या था, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, भाषा अधिग्रहण यंत्र। इससे आपके CDP और पेडागोजी के भी और भी क्वेश्चन सही हो जाएंगे। तो LAD की बात किसने की है, नोम चॉम्स्की। बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग अच्छा, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं दो, इनको कर लीजिए। बताइए जल्दी से जल्दी इनका आंसर क्या होगा। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं। मुख्यतः यह विचार किसका, सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, पेवलॉव, चॉम्स्की, पियाजे, कोहलबर्ग। तो बच्चे भाषा सीखने की या क्षमता के साथ पैदा होते हैं। आंखें बंद कर लो, इसका आंसर सीधा एक ही रट लो, क्या हो जाएगा, नोम चॉम्स्की। अब क्वेश्चन को घुमा के कैसे पूछा, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने भाषा अधिग्रहण यंत्र मतलब LAD की बात की है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात की है, तो वो कौन है हमारे, नोम चॉम्स्की। इसका यही आंसर होने वाला है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बच्चे के भाषा विकास को प्रभावित करने वाले कारक, मोस्ट इम्पोर्टेंट 4 कारक दे देगा। 3 में से 3 तो प्रभावित करेंगे, एक प्रभावित नहीं करेगा। जो नहीं करेगा हमको उसको ही छांटना है, अलग करना है। अब देखते हैं कि भाषा विकास के बालक को कौन कौन सी चीजें प्रभावित करती हैं। सबसे पहला है हमारा, जस्ट 1 मिनट पढ़िए, तब तक 1 मिनट। चलिए आते हैं स्वास्थ्य। देखिए, जिन बच्चों का स्वास्थ्य जितना अच्छा होता है, मतलब जिनकी जो मेंटल हेल्थ और जिनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी होती है, वो उतनी ही प्रकार से अच्छी प्रकार से सीख पाते हैं। उनका भाषा विकास उतना ही अच्छा होता है। अगर उनकी हेल्थ अच्छी है तो वो उनका भाषा विकास अच्छा होगा। अगर उनकी हेल्थ खराब है तो उनका जो भाषा विकास है वो भी खराब होगा या कम होगा। तो डायरेक्टली जो है हमारी हेल्थ है वो भाषा विकास को प्रभावित करती है। बुद्धि, जो हरलाक थी, ठीक है, एक स्त्री थी हरलाक। हरलाक ने बताया था कि जिन बच्चों का बौद्धिक स्तर, अर्थात जो बच्चे ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, होशियार होते हैं, उनका भाषा विकास जो कम इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं, निम्न बुद्धि वाले बच्चे होते हैं, उनसे अधिक होता है। तो सीधे सीधी बात है कि जो बुद्धि है वो भी भाषा विकास को प्रभावित करती है। आगे क्या है हमारे, सामाजिक आर्थिक स्थिति, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। अब मान लीजिए एक बालक जो है ग्रामीण परिवेश का रहने वाला है, ठीक है, गांव का रहने वाला है। एक बालक जो है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता यहाँ का रहने वाला, शहर का रहने वाला है। दोनों के भाषा विकास में अंतर होगा, ठीक है। तो हमारी जो है किस स्तर में, किस परिवेश में हम रह रहे हैं, उसका हमारे भाषा विकास के ऊपर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। तो सामाजिक आर्थिक स्थिति जो होती है हमारी, जो गरीबी है, अमीरी है, ये भी हमारे भाषा विकास को प्रभावित करती है।
इसको हम कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन। लिंगीय भिन्नता, ऐसा माना जाता है जो लड़कियां होती हैं, जो बालिकाएं होती हैं, वो बालकों की अपेक्षा अधिक जो है अच्छा प्रोनाउंसिएशन, शुद्ध उच्चारण करती हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करती हैं। ऐसा हमेशा सही नहीं होता है, लेकिन सही भी होता है। ठीक है, कोई जेंडर बायस से जोड़कर मत देखना। लिंगीय भिन्नता वास्तविकता में होती है। परिवार का आकार भाषा विकास को कैसे प्रभावित करता है? किसी बच्चे के देखिए, परिवार का आकार, जैसे मान लीजिए एक परिवार है जिसमें 4 लोग हैं, एक परिवार है जिसमें 8 लोग हैं। अब एक बच्चे का, नए बच्चे का जन्म हुआ 4 परिवार के, जिसमें 4 लोग हैं परिवार में। तब इस बच्चे को मान लीजिए सिखाने वाले कितने लोग हैं? इस बच्चे को सिखाने वाले कितने लोग हैं? 4 ही लोग तो हैं। ठीक है, अब 8 परिवार हैं, ठीक है, मतलब 8 मेंबर हैं जिस परिवार में, वहाँ पर एक नए बच्चे का जन्म हुआ। अब इस बच्चे को सिखाने वाले, इससे बातचीत करने वाले कितने लोग हैं? 8 लोग हैं। तब परिवार का साइज, परिवार कितने लोग हैं, ठीक है, ये भी बच्चे के भाषा विकास पर निर्भर करता है। अब जब 8 लोग सिखाएंगे तो ज़्यादा सिखाएंगे, ज़्यादा सीखेगा, 4 लोग सिखाएंगे तो कम सीखेगा। इसको हम कहते हैं परिवार का आकार भाषा विकास को इस प्रकार से प्रभावित करता है। बिल्कुल इससे सेम ही मिलता जुलता एक और है, उसको भी आप लिख लीजिए। उसको हम लिखने को भूल गए हैं, कोई दिक्कत नहीं, हम लिखे दे रहे हैं, आप लिख लीजिए, जिसको हम कहते हैं जन्म क्रम। जन्म क्रम, इसको लिख लेना, बर्थ ऑर्डर। बर्थ ऑर्डर, बर्थ ऑर्डर, जन्म क्रम हमारे भाषा विकास को कैसे प्रभावित करता है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, बर्थ ऑर्डर वाला क्या होता है? अब मान लीजिए मेरा जब जन्म हुआ, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं 4 भाई बहन हूँ, ठीक है, 4 भाई हैं मेरे, 2 बहनें, मैं 6 लोग हूँ। अब हमारे जो 6 भाई बहन हैं, ठीक है, 2 मम्मी पापा हैं, कुल मिला के 8 लोग हैं, ठीक है, मेरी फैमिली में। जब मेरा जन्म हुआ था सबसे लास्ट में, सभी बहनों के बाद में, सभी भाइयों के बाद में, तब मुझे सिखाने वाले कितने लोग हो गए थे? 7 लोग। ठीक है, जब संजय का जन्म हुआ तब इसको सिखाने वाले कितने लोग थे? 7 लोग। ठीक है, जब मेरे सबसे बड़े भाई का जन्म हुआ था, ठीक है, तब इनको सिखाने वाले कितने लोग थे? मात्र 2 लोग। ठीक है, मेरे मम्मी और मेरे पापा। तो इनको सिखाने वाले केवल 2 ही लोग थे, और हमको सिखाने वाले जब तक मेरा जन्म हुआ तब तक कितने लोग हो गए? 7 लोग हो गए। तब बर्थ ऑर्डर, जन्म क्रम, आपका जन्म किस स्तर का है, वो भी भाषा विकास को इस प्रकार से प्रभावित करता है। सबसे बड़े भाई को सिखाने वाले केवल 2 लोग थे, हमको सिखाने वाले कितने लोग हो? 7 लोग। जैसे बहुत सी चीज़ें जीवन के अनुभव है जो हमारे भाई लोगों ने मुझे बता दी कि बेटा ये काम मत करो, ये काम गलत है, मैंने करके छोड़ दी, इनमें कुछ नहीं रखा, वगैरह वगैरह की बातें आप समझ गए होंगे। ठीक है, तो हमें उनसे अनुभव मिल गया। तो जो हमारा बर्थ ऑर्डर होता है, जन्म क्रम होता है, ये भी हमारे भाषा विकास को प्रभावित करता है। अब ध्यान रखना, भाषा विकास में बर्थ ऑर्डर किस प्रकार से रोल अदा करता है। द्विभाषावाद क्या है? द्विभाषावाद, बाइलिंगुअलिज्म। अब मान लीजिए किसी के जो पापा हैं वो हैं पंजाबी बोलने वाले, ठीक है, वो पंजाबी बहुत अच्छी प्रकार से बोलते हैं। जो मम्मी हैं, ठीक है, जो माता जी हैं, वो हिंदी बोलती हैं। अब जो इनका प्रोडक्ट होगा, मतलब जो इनका बच्चा होगा, ठीक है, उसको 2 भाषा सीखने का अवसर मिलेगा, वो पंजाबी भी बोलेगा, वो हिंदी भी बोलेगा। अगर मान लीजिए दोनों मम्मी पापा केवल हिंदी बोलने वाले होते या पंजाबी बोलने वाले होते, तो बच्चा केवल एक ही भाषा सीखता। तो जो बच्चे के संज्ञानात्मक विकास है उस पर जो है द्विभाषावाद का प्रभाव पड़ता है, और वो बच्चे 2 भाषाओं को बोलता है। इसको हम कहते हैं द्विभाषिकता या बाइलिंगुअलिज्म। अब परिपक्वता कैसे करती प्रभावित? अभी जैसा कि हमने अर्नोल्ड गैसल के बारे में पढ़ा था, परिपक्वता भाषा विकास को इस प्रकार से प्रभावित करती है कि
भाषा अवयव, ठीक है, स्वर यंत्रों पर नियंत्रण होना, जैसा कि जीभ है, गला है, तालु है, ओंठ है, दांत है। स्वर यंत्र जब तक हमारे सीखने के लिए किसी चीज को तैयार नहीं हो जाते तब तक हम नहीं सीख पाते हैं। जैसे कि अभी मैंने कहा था कि अगर 2-3 साल का बच्चा है, अगर आप उसको संस्कृत के रामायण के श्लोक का उच्चारण करवाइए तो वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अभी उसके जो भाषा से संबंधित जो स्वर यंत्र हैं वो अभी मैच्योर नहीं हुए हैं। जब तक ये मैच्योर नहीं होंगे तब तक उसका भाषा विकास नहीं हो सकता है। अब 8वां हमारा सामवेगिक स्थिति या सामवेगिक तनाव, इमोशनल स्ट्रेस। जिन बच्चों के संवेगों को कठोरता से दमन कर दिया जाता है, दबा दिया जाता है, उनका भाषा विकास देरी से होता है। अब जैसे मान लीजिए एक परिवार है, ठीक है, इसमें लड़का भी है, लड़की भी है। अब मान लीजिए घर परिवार में कोई बात चल रही है, जो बॉय है इसको तो बोलने का मौका दे रहे हैं, जो लड़की है इसको बोलने का मौका नहीं देते, कहते छुपा बैठो, लड़की हो के बोलती हो, जबान लड़ाती हो, बात करती हो। तब यहाँ पर हमने उसकी भाषा विकास को दबा दिया, उसकी भावनाओं को दबा दिया, जिससे कि उसका जो भाषा का विकास होगा वो देरी से होगा। या आम मान लीजिए क्लासरूम है, क्लासरूम में कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, आपके टीचर ने बहुत सख्ती के साथ आपको डांट दिया, डरा दिया, ठीक है, तब उस स्थिति में आपका जो भाषा विकास तब भी प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि आपकी जो स्थिति थी वो चेंज हो गई, मेंटल स्टेज। अब व्यक्तित्व कैसे प्रभावित करता है, पर्सनालिटी। जो हमारे जो फुर्तीले भाई बहन होते हैं, फुर्तीले हैं, चुस्त हैं, ठीक है, और जिनका स्वभाव बहिर्मुखी होता है, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं, ज़्यादा मिलते जुलते हैं, समाज में बातचीत करते हैं, तो उनका जो है भाषा विकास अंतर्मुखी स्वभाव के बच्चों की अपेक्षा अधिक और जल्दी होता है। एक होते हैं अंतर्मुखी लोग। कार्ल युंग ने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं, युंग का हो या जुंग का हो, जिसने ना पढ़ा हो 5 मिनट की वीडियो पड़ी है, देख ले जाके प्लेलिस्ट में जाके। कार्ल युंग का हो या जुंग का हो, ठीक है, इन्होंने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, अंतर्मुखी, इंट्रोवर्ट, बहिर्मुखी व्यक्तित्व जो पूछे जाते हैं, बहिर्मुखी, एक्सट्रोवर्ट, और तीसरे हमारे होते हैं उभयमुखी, एम्बीवर्ट, उभयमुखी, जिनमें दोनों के गुण होते हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी, ठीक है। तो ये व्यक्तित्व के प्रकार हैं। सबसे अच्छा जो भाषा विकास होगा वो बहिर्मुखी वालों का होगा और उभयमुखी वालों का होगा। अब भाषा विकास तो पढ़ लिया, अब हम पढ़ते हैं भाषा शिक्षण की विधियाँ। हमको जैसे गद्य है, पद्य है, कविता है, ठीक है, इनको किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, तो इसके ऊपर हम बात करने वाले हैं, भाषा शिक्षण की विधियों के बारे में। जैसे गद्य को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, पद्य को किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, ऐसे क्वेश्चन बना देते हैं। अब सबसे पहला है हमारा गद्य शिक्षण। गद्य शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है, और ये चीज़ें केवल पढ़ने वाली हैं, ठीक है। गद्य शिक्षण का उद्देश्य है अर्थ ग्रहण करना, मतलब किसी भी चीज़ का मीन मेकिंग करना, शब्द उच्चारण, शब्द भंडार में वृद्धि, स्मरण शक्ति, सृजन शक्ति का विकास, मौखिक व लिखित अभिव्यक्ति की क्षमता, छात्रों में मौलिक कल्पना, ठीक है, उनमें ओरिजिनल जो है थिंकिंग आ पाए, ठीक है, शुद्ध लेखन का विकास, व्याकरण के नियमों की जानकारी, साहित्यिक सौंदर्य बोध कराना, ये सभी जो है गद्य शिक्षण का उद्देश्य होता है, पर्पज होता है। इसको हम प्रोज कहते हैं, गद्य को हम क्या कहते हैं, प्रोज कहते हैं। अब गद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती है, कैसे पढ़ाना चाहिए गद्य को। अर्थबोध विधि, पहली विधि अर्थबोध विधि। ये विधि क्या है, सबसे पहले बात तो आपको ध्यान रखना, ये विधि एक मनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, अनसाइकोलॉजिकल मेथड है। क्यों, क्योंकि इस विधि में अध्यापक पुस्तक को हाथ में लेकर पढ़ता रहता है, उसका वाचन करता है, ठीक है,
किताब ले ली हाथ में, सीधे सीधे पढ़ता चला जा रहा है और शब्दार्थ और जो है वर्ड के शब्दों के मीनिंग बताता चला जाता है। इसी प्रकार से बताता है, पढ़ाया जाता है और व्याख्या करता है। इससे ठीक है, इससे से इस विधि में जो बच्चे होते हैं वो सक्रिय नहीं रहते हैं। तब समझ गए होंगे कि अर्थबोध विधि जो है वो क्यों अमनोवैज्ञानिक है, क्योंकि इसमें सीधे सीधे है, टीचर जो होता है वो हावी होता है, वो मुख्य होता है और अर्थ बताता चलता है शब्दार्थ, इसलिए बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादा एक्टिव नहीं होते हैं, इसलिए ये विधि कैसी है, अमनोवैज्ञानिक विधि है। दूसरी विधि कौन सी होती है गद्य शिक्षण की? दूसरी होती है हमारी आदर्श विधि। ये क्या है? यह विधि मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों पर आधारित है। इस विधि में यह ध्यान रखा जाता है कि बालक का सर्वांगीण विकास हो और भाषा विकास में उसे अधिक से अधिक लाभ मिल सके। इस विधि में हार्वर्ड की जो पंचपदीय प्रणाली है उसके अनुरूप जो है शिक्षण किया जाता है। तब गद्य शिक्षण की विधि कौन कौन सी होती है? अर्थबोध विधि और आदर्श विधि। बस जस्ट आपको इनका नाम ध्यान रखना है। अब हम पद्य शिक्षण के ऊपर बात करते हैं। पद्य शिक्षण क्या है, क्यों पढ़ाया जाता है? तो भाषा तत्वों को ज्ञान प्राप्त करना, देश व मानव प्रेम की ओर अग्रसर होना, सुनकर भाव ग्रहण करने की योग्यता, कवि के कथन आशय का बोध करना, शुद्ध एवं स्पष्ट उच्चारण, उचित यति गति, आरोह अवरोह, लय और भाव के अनुसार कविता का स्वासर, स्वासर का मतलब होता है बोल बोल कर पढ़ना, शास्त्र वाचन करने की क्षमता उत्पन्न करना कविता शिक्षण का उद्देश्य है। ये सब उद्देश्य है, ऐसे पूछा जाएगा। कविता शिक्षण की कौन कौन सी विधि होती है? गीत विधि है, ठीक है, अभिनय विधि है, रोल प्ले करना है, अर्थबोध विधि है, ठीक है, जो ऊपर पद्यांत लिखा नीचे उसकी व्याख्या दी हुई होती है उसको हम कहते हैं अर्थबोध विधि। तो प्राथमिक स्तर पर सबसे ज़्यादा जो कारगर होती है, अच्छी होती है, वो हमारी गीत विधि होती है और अभिनय विधि। उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन कौन सी विधि जो होती है कविता शिक्षण की अच्छी है, वो देखते हैं। व्याख्या विधि, लेक्चर मेथड, इसमें शिक्षक विद्यार्थियों को केवल कविता का अर्थ ही नहीं बताता है, अभी जो कविता में निहित रस, छंद, अलंकार, भाव है सबके बारे में बता देता है। इसका कहते हैं लेक्चर मेथड। किस स्तर पर ये अप्लाई किया जाता है? ये अप्लाई किया जाता है उच्च प्राथमिक या माध्यमिक स्तर पर। खंड अन्वयन विधि क्या है? नाम से क्लियर, खंड प्लस अन्वयन, ठीक है। इस विधि का दूसरा नाम प्रश्नोत्तर विधि भी है, क्वेश्चन आंसर मेथड। इस विधि में विश्लेषण और संश्लेषण दोनों विधियों को अपनाया जाता है। पहले तो चीज़ों को अलग अलग करके तोड़ तोड़ कर बता दिया जाता है, जिसको विश्लेषण करना कहते हैं। बाद में उसकी समरी बता दी जाती है, जिसको हम क्या कहते हैं? संश्लेषण। तो विश्लेषण और संश्लेषण दोनों का प्रयोग करते हैं हम किसमें? खंड अन्वयन विधि में। अब रचनात्मक शिक्षण क्या है? ये नाम से ही क्लियर है, रचनात्मक, रचना करना, किसी भी अपने अपने मौलिक विचारों को, ठीक है, कल्पना को, किसी से भी रिलेटेड है चीज़ों को लिखना, उसको ऊपर काम करना, क्रमबद्ध रूप से अपने विचार लिखने एवं बोलने की आदत डालना, व्यक्तिगत भाषा शैली का विकास करना, आत्म अभिव्यक्ति रचनात्मक शिक्षण का उदाहरण है। अपना जो सेल्फ एक्सप्रेशन, अपने आप को एक्सप्रेस कर पाना, ठीक है, अपनी बात को कह पाना, ये सब किसी के अंतर्गत आते हैं, ये सब रचनात्मक शिक्षण के अंतर्गत आते हैं। अब प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक शिक्षण की विधियां कौन कौन सी होती हैं? दो विधि हैं। खेल विधि है, खेल विधि है, प्राथमिक स्तर के लिए सबसे अच्छी है। चित्र रचना विधि है, मतलब आपने कोई चित्र देखा, उसके बारे में कोई अगर आपके विचार आए तो आपने उसके बारे में लिख दिया, तो इसे कहते हैं रचनात्मक शिक्षण। प्रश्नोत्तर विधि है, अनुकरण विधि है, ये सब विधि किसकी है? ये सब विधि प्राथमिक स्तर पर रचनात्मक शिक्षण की है। कहानी शिक्षण के बारे में हम पढ़ते हैं। कहानी के माध्यम से बालकों को यथार्थ मतलब वास्तविक और आदर्श जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती है। बालकों की कल्पना शक्ति, ये है इम्पोर्टेंट, कल्पना शक्ति और स्मरण शक्ति का विकास होता है किससे? कहानी शिक्षण के द्वारा। पाठ्य वस्तु
के प्रति उनकी जिज्ञासा और रुचि बनी रहती है। छात्रों में सामाजिकता की भावना का विकास होता है। ये सब किसके द्वारा संभव है? कहानी शिक्षण के द्वारा। कहानी शिक्षण को 2 रूपों में प्रयोग किया जाता है। कौन कौन से रूप होते हैं? कहानी को हम 2 प्रकार से यूज कर सकते हैं। एक तो साधन के रूप में कहानी का उपयोग, मतलब आपको विज्ञान पढ़ानी है, भूगोल पढ़ानी है या कोई भी विषय पढ़ाना है, उसको इंटरेस्टिंग करके आप पढ़ाना चाहते हैं तो हाँ, उसके ऊपर आपने एक कहानी बना दी, मनगढ़ंत कहानी बना दी, ठीक है। अगर उससे आप पढ़ाएंगे तो बच्चों के लिए जो होगी बहुत हेल्पफुल होगी। इस रूप में किसी विषय को रुचिकर बनाने के लिए कहानी शिक्षण का उपयोग किया जाता है। यह साधन के रूप में कहानी विषय की जटिलता को समाप्त कर देती है और छात्रों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है और वो अच्छी प्रकार से सीखते हैं। अब साध्य के रूप में, साध्य का मतलब कहानी को कहानी के लिए ही पढ़ाना है, ठीक है, इस केवल इसलिए, तो उसको हम कहते हैं साध्य। इस रूप में भाषा अध्यापक का मुख्य उद्देश्य कहानी पढ़ाना, इसमें हमारा मेन पर्पज जो है वो कहानी पढ़ाना ही है। जिसके लिए सूक्ष्म पाठ की पुस्तकें, द्रुत पाठ की पुस्तकें, विभिन्न प्रचलित लौकिक कहानियों की सहायता से भाषा अध्यापक कहानी शिक्षण करता है। अभी बहुत से क्वेश्चन आगे आने वाले जिनकी हम प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया? गद्य शिक्षण, पद्य शिक्षण, रचनात्मक शिक्षण, ये सभी हमने पढ़ लिया है। अब आगे क्या बचा है? कंप्लीट ही होने वाली है क्लास, ठीक है, और थोड़ी देर रुके रहे। व्याकरण शिक्षण क्या है? किसी भाषा को सीखने के लिए हम जिन नियमों को जानना जरूरी होता है उनको व्याकरण शिक्षण के अंतर्गत रखा जाता है। देखिए, अगर आप कोई भी भाषा सीखते हैं, चाहे हिंदी है, इंग्लिश है, संस्कृत है, रिस्पेक्टिव आप एनी सब्जेक्ट, तो जब तक आप उस भाषा का ग्रामर नहीं जानते, व्याकरण नहीं जानते, तब तक आपका जो ज्ञान है उस भाषा का वो कैसा है? अधूरा है, अभी पूरा नहीं है। तो व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा के शुद्ध ज्ञान को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। अब व्याकरण शिक्षण की विधियां जो कि पूछी गई हैं कि बार बार कि निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण शिक्षण की विधि है? इम्पोर्टेंट है ये। तो निगमन विधि सबसे पहले सूत्र विधि है। ये क्या है? पहले सूत्र बता दिया जाता है, पहले नियम बता दिया जाता है, सॉरी, बाद में उदाहरण दिए जाते हैं। जैसे हमें मान लीजिए हिंदी में संज्ञा को पढ़ाना है, नाउन को पढ़ाना है, ठीक है, तो सबसे पहले हमने तो संज्ञा की परिभाषा बता दी, संज्ञा के प्रकार बता दिए, बाद में उसके लिखवा दिए उदाहरण। इसे ही कहते हैं हम निगमन विधि या सूत्र विधि। उसके बाद में उदाहरण देंगे। अब इसका कर लो जस्ट अपोजिट, उल्टा कर लो। उल्टा क्या कर लो? हमने पहले संज्ञा के उदाहरण बता दिए कि नाम कोई संज्ञा कहते हैं, जैसे संजय है, आरती है, ये सभी नाम ही हैं। अंजू है, मंजू है, कोई भी नाम है, ये नाम कोई संज्ञा कहते हैं। पहले मैंने ये बता दिया, बाद में इसकी मैंने परिभाषा बता दी, तो इसको कहते हैं आगमन विधि, सूत्र निर्माण विधि। इसमें हमारे सूत्र का निर्माण होता है। तब व्याकरण पढ़ाने के लिए हम निगमन विधि और आगमन विधि दोनों का प्रयोग करते हैं। और कौन सी विधि है? अच्छा, निगमन विधि। और जो पढ़ाने की जो बेस्ट मेथड होती है सबसे ज़्यादा, वो होती है आगमन निगमन विधि। देखिए, सभी चीज़ों को हम निगमन विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते हैं, सभी टॉपिक को हम आगमन विधि के द्वारा नहीं पढ़ा सकते, लेकिन सभी टॉपिक को हम आगमन निगमन दोनों विधियों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं। जहाँ पर आगमन का अप्लाई करना है वहाँ पर आगमन को कर रहे हैं, जहाँ पर निगमन को अप्लाई करना है वहाँ पर निगमन को अप्लाई कर रहे हैं। तो पढ़ाने की बेस्ट मेथड पूछी है वो होती है आगमन निगमन विधि। अब चौथी है हमारी भाषा संसर्ग या संदर्भ विधि। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इस पर टिक कर लीजिए, इम्पोर्टेंट है ये। आगमन निगमन तो सभी को आती है, ये सीख लीजिए। भाषा संसर्ग या संदर्भ विधि क्या है? IMP है, ठीक है, IMP का मतलब इम्पोर्टेंट है, ये हमारे एग्जाम के लिए। भाषा संसर्ग या संदर्भ रेफरेंस, इस विधि में व्याकरण का सैद्धांतिक ज्ञान न कराकर उसके व्यवहारिक पक्ष पर बल दिया जाता है। जैसे हमने कोई भी, अभी हमको बुक से प्रैक्टिस नहीं करवा रहे हैं व्याकरण की, ठीक है, ना तो कोई बुक से है, ना तो कोई निश्चित नियम मैंने आपको लिख के दिए हुए हैं। बस एक बार मैंने आपको व्याकरण पढ़ा दी, समझा दी,
फिर मैंने व्यवहारिक रूप से आपको पढ़ाना शुरू किया कि जहाँ जहाँ कहीं पर भी कोई वर्ड दिखा तो मैंने उसको तुरंत आपको बताने लगे कि इसमें संधि कौन सी होगी, समास कौन सी होगी, ठीक है, प्रत्यय कौन सा होगा, उपसर्ग कौन सा होगा। जैसे जे हम पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, हिंदी भाषा का शिक्षण पढ़ रहे हैं हम। यहाँ पर एक व्यवहारिक शब्द आया, ये आया व्यवहारिक पक्ष। अब हमने व्यवहारिक में ही बता दिया कि व्यवहारिक में प्रत्यय कौन सा है, मूल शब्द कौन सा है। तो देखिए व्यवहारिक जो शब्द है इसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है, इक, ठीक है। और इक प्रत्यय जिस शब्द में लग आता है वो शब्द भाववाचक शब्द बन जाता है, भाववाचक। तब व्यवहारिक भाववाचक शब्द व्यवहारिक है। सैद्धांतिक में भी एक प्रत्यय लगा हुआ है। और व्यवहारिक में मूल शब्द जो है वो है व्यवहार। व्यवहार, व्यवहार में जब एक प्रत्यय जोड़ते हैं तो यहाँ पर जो होता है वर्ड, ठीक है, उसका दीर्घ हो जाता है, छोटा आ, छोटा आ का हो जाएगा बड़ा आ, ये नियम है, ठीक है। हाँ, एक डंडा लगा हुआ, एक पाई और आ जाएगी, राम। व्यवहारिक, एक प्रत्यय बन गया व्यवहारिक। व्यवहारिकता, जब तल लगा देंगे तभी इनमें बन जाएगा व्यवहारिकता, व्यवहार। तो इसमें अब ऐसे कोई भी वर्ड हमारे सामने आया, मैंने जल्दी से उनको देख लिया, तो इसे कहते हैं संदर्भ में व्याकरण को पढ़ना या संसर्ग में व्याकरण को पढ़ना। अब क्वेश्चन कर लीजिए, प्रैक्टिस करते हैं क्वेश्चन। प्राथमिक स्तर पर कौन सी गतिविधि बच्चों की मौखिक अभिव्यक्ति में सबसे कम प्रभावी है? नेगेटिव क्वेश्चन है। मौखिक अभिव्यक्ति सबसे कम प्रभावी बोला जाए तो इसका मतलब नकारात्मक है। 3 तो प्रभावी, एक कम प्रभावी। कम प्रभावी कौन सी है? घटना वर्णन करना, कहानी को शब्दशः दोहराना, कहानी को अपनी भाषा में कहना, चित्र दिखाकर कहानी कहलवाना। देखिए, कहानी को शब्दशः दोहराना एक कम प्रभावी। क्यों? आपने बच्चों को कोई कहानी सुना दी, अब बच्चे केवल ना तो कुछ समझे ना कुछ, वैसा ही वैसा है, ठीक है, ज्यों की त्यों कहानी आपको दोहरा रहे हैं, वैसी प्रकार से कहानी आपको बता रहे हैं। तो बच्चे यहाँ एक प्रकार से रट रहे हैं, ठीक है, रटना है, रट रहे हैं, जबकि हमको बच्चों को रटाना कुछ भी नहीं है। तो कहानी को शब्दशः दोहराने सबसे कम प्रभावशाली है, इसीलिए हमारा सही होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन कैसा है, क्वेश्चन नकारात्मक पूछा गया है। तो आप ऊपर देख लिया करें कि क्वेश्चन नकारात्मक है या सकारात्मक। सो बी इज आवर राइट ऑप्शन। मुहावरे और लोकोयुक्तियों के प्रयोग के संदर्भ में कौन सा कथन उचित है? ये सही है। इसमें 3 गलत होंगे, एक सही होगा। सीटेट दिसंबर 2019 का क्वेश्चन है। ये भाषा का अनिवार्य हिस्सा है। ये भाषा प्रयोग को प्रभावी बनाते हैं। ये भाषा को नियंत्रित करते हैं। ये भाषा का अलंकरण उनका कार्य है। अब सीधी बात है, भाषा में मुहावरे और लोकोक्तियाँ, लोक प्लस उक्तियाँ को यूज किया जाता है भाषा को इफेक्टिव बनाने के लिए, भाषा को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए। ये तो बातें ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सही है वो बी है। हाँ, भाषा का जो है भाग भी तो हैं, भाग हैं, बिल्कुल भाग है मुहावरे और लोकोक्तियाँ, लेकिन भाषा को सबसे ज़्यादा जो प्रभावशाली बनाती हैं, इसलिए इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी, बी इज राइट ऑप्शन। पेशेंस बना के रखें, सभी क्वेश्चन करेंगे अभी। अब आगे है हमारा त्रिभाषा सूत्र। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, त्रिभाषा सूत्र क्या है, बहुत बार पूछा जाता है। ये त्रिभाषा सूत्र आपकी सीडीपी और पैडागोजी सभी सब्जेक्ट में पूछा जाता है। किसने दिया था, कब दिया था, क्या है त्रिभाषा सूत्र? नाम से ही क्लियर है, त्रिभाषा 3 भाषाएं, ट्राई लैंग्वेज फार्मूला। 1964-1988 में कोठारी कमीशन, एक कमीशन बना था जिसके अध्यक्ष थे DS कोठारी। कौन थे? DS दौलत सिंह कोठारी। एक बार तो इनका नाम ही पूछ लिया था पूरा, दौलत सिंह कोठारी, DS कोठारी। आयोग बनाया गया था जिसने बच्चों को भाषा, कितनी भाषाएं पढ़ानी चाहिए, किस प्रकार से पढ़ानी चाहिए से संबंधित एक 3 सूत्रीय भाषा दिया, ठीक है, 3 सूत्रीय भाषा का सूत्र दिया जिसको हम त्रिभाषा सूत्र कहते हैं। इन्होंने बताई थी बच्चों को 3 भाषाएं पढ़ाई जानी चाहिए। कौन कौन सी भाषाएं 3 पढ़ाई जानी चाहिए?
तो इन्होंने कहा था कि जो पहली भाषा होनी चाहिए वो कौन सी होनी चाहिए, मातृभाषा होनी चाहिए, मदर टंग होनी चाहिए, रीजनल लैंग्वेज जो होनी चाहिए या क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। पहली भाषा क्लियर, कौन सी, मातृभाषा। फिर उन्होंने कहा है कि दूसरी भाषा कौन सी पढ़ानी है। उन्होंने कहा कि दूसरी भाषा है, देखिए दो प्रकार के स्टेट हैं भारत में, एक तो हिंदी भाषी, एक गैर हिंदी भाषी। जैसे हम लोग उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड है, मध्य प्रदेश है, राजस्थान है, हरियाणा, ये सब कैसे हिंदी भाषी हैं। तो हिंदी भाषी राज्यों में द्वितीय भाषा के रूप में कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा, ठीक है, मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज या अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी। जैसे या तो संस्कृत पढ़वा लो द्वितीय भाषा के रूप में, या तमिल तेलुगु कुछ भी रख लो, या अंग्रेजी। अब जो गैर हिंदी भाषी राज्य हैं, जैसे हमारे असम है हो गया, तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, इनमें द्वितीय भाषा के रूप में किसको पढ़ाया जाएगा, हिंदी भाषा को। हिंदी भाषा को पढ़ाया जाएगा एज ए सेकेंड लैंग्वेज। अब दो भाषाएं तक हमारी बात क्लियर हो गई। अब तीसरी भाषा, तृतीय भाषा के रूप में फिर वही बात, हिंदी भाषी और नॉन हिंदी भाषी, थर्ड लैंग्वेज। एक तो हिंदी भाषी स्टेट है और नॉन हिंदी भाषी स्टेट है, नॉन हिंदी भाषी स्टेट। तो जो हिंदी भाषी और गैर हिंदी भाषी, अब चाहे वो हिंदी भाषी स्टेट हों, जैसे तमिल तेलुगु मलयालम बोलने वाले हों, या हमारे उत्तर प्रदेश के, उत्तर भारत के लोग, सभी जगह जो तृतीय भाषा होगी, ठीक है, वहाँ जो थर्ड लैंग्वेज होगी वो दोनों राज्यों में अंग्रेजी, या तो अंग्रेजी पढ़ाई जाएगी या कोई भी आधुनिक भारतीय भाषा जिसे द्वितीय भाषा के रूप में ना पढ़ाया गया हो। जैसे मैंने द्वितीय भाषा के रूप में अंग्रेजी पढ़ ली, तो अब मुझे तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी नहीं पढ़ानी है, संस्कृत पढ़ाइए, तमिल पढ़ाइए, कन्नड़ पढ़ाइए। जैसे जो नवोदय विद्यालय होते हैं उसमें कन्नड़ पढ़ाई जाती है, ठीक है, अलग अलग होते हैं। जो कर्नाटक वाले होते हैं उनको हिंदी पढ़ाई जाती है। तो ये होता है, ये ही था भाषा सूत्र। आई होप क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं बहुभाषिकता के ऊपर। बहुभाषिकता क्या है, बहुत क्वेश्चन पूछा था, हर बार लगभग ये क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मल्टीलिंगुअलिज्म। देखिए बहुभाषिकता का सीधा सा आपको मतलब रखना है कि कक्ष में सभी भाषाओं को आपको सम्मान देना है, सभी भाषाओं के बच्चों को आपको साथ में लेके चलना है। जैसे ये आपकी क्लासरूम है, इसमें हिंदी भाषा बोलने वाले, तमिल बोलने वाले, तेलुगु बोलने वाले, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संताली, सभी भाषाएं बोलने वाले बच्चे, क्लास एक ही है। तब आप सभी बच्चों की भाषाओं का सम्मान करेंगे, सभी को उनकी भाषा में सीखने के अवसर देंगे। कुल मिला के आपको भाषा को संसाधन के रूप में लेना है, लैंग्वेज एज ए रिसोर्स, ठीक है, संसाधन के रूप में भाषा का प्रयोग करना, इसे ही हम कहते हैं बहुभाषिकता। वर्तमान में सभी विद्यालय जो है वो बहुभाषी विद्यालय है, क्योंकि ऐसा कोई भी विद्यालय नहीं है, चाहे वो आपका कॉन्वेंट हो, प्राइमरी, कोई भी विद्यालय जिसमें दो से अधिक भाषाएं ना प्रयोग की जाती हो। अगर क्वेश्चन आए वर्तमान में सभी विद्यालय कैसे हैं, वो बहुभाषी विद्यालय हैं। अब क्वेश्चन कीजिए, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, बताइए क्या कहेंगे आप इसे। क्वेश्चन है, विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण जटिल समस्या उत्पन्न करता है, अनेक भाषाओं के शिक्षकों को के रोजगार को बढ़ावा देता है। बहुभाषिकता राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है, प्रसार करना का मतलब बढ़ावा देना, व्यवहारिक नहीं है। तब विद्यालय में एक से अधिक भाषाओं का शिक्षण, कुल मिला के ये बात कर रहे हैं बहुभाषिकता की। तो बहुभाषिकता को आपको संसाधन के रूप में लेना, समस्या नहीं मानना है। तो इसमें समस्या की बात की है, इसलिए ये गलत हो गया। रोजगार की कोई बात नहीं हो रही है। कुल मिला के थर्ड इज आवर राइट ऑप्शन, बहुभाषिकता और राष्ट्रीय सद्भावना का प्रसार करता है। भाषा कौशल मोस्ट इम्पोर्टेंट है, लास्ट चैप्टर है, ठीक है, सबसे ज़्यादा डिटेल में यही पढ़ा जाता है, इससे क्वेश्चन भी सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसमें सभी प्रकार के आ जाएंगे, आपका मौन पठन है, ठीक है, या शास्त्र पठन है, सभी प्रकार का पठन इसमें आ जाएगा, कर लीजिएगा बहुत अच्छे से।
भाषा कौशल लैंग्वेज स्किल्स कौन कौन से होती है? देखिए 4 कौशल होते हैं भाषा के। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। सुबोपाली श्रवण कौशल, मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, वाचन कौशल और लिखित अभिव्यक्ति कौशल। इन चारों कौशलों को भाषाई कौशल कहा जाता है। इन्हें 2 भागों में बांटा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। एक होते हैं ग्रहणात्मक कौशल, जिनको हम रिसेप्टिव स्किल्स कहते हैं। दूसरे होते हैं हमारे अभिव्यक्तात्मक कौशल, बिल्कुल शुद्ध हिंदी ऐसे आएगी, अभिव्यक्तात्मक कौशल, प्रोडक्टिव स्किल्स। उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। देखिए ग्रहणात्मक कौशल कौन कौन से होते हैं? नाम से क्लियर, ग्रहण करना, ठीक है, अपने अंदर ज्ञान को भरना। तो हम किन किन चीज़ों से अपने अंदर ज्ञान को भरते हैं, सीखते हैं यथार्थ? एक तो हम श्रवण के द्वारा, मतलब सुन करके, और दूसरे पढ़ करके या किसी चीज़ का वाचन करके। तब सुनना और पढ़ना हमारे कैसे कौशल हो गए? ग्रहणात्मक कौशल हो गए, रिसेप्टिव स्किल्स हो गए, जिनको हम रिसीव करते हैं। ध्यान रखना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा था, और आपके इंग्लिश में भी ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेप्टिव स्किल्स और प्रोडक्टिव स्किल्स। ग्रहणात्मक कौशल हमारे 2 हो गए, श्रवण कौशल और पठन कौशल। अभिव्यक्तात्मक, जिससे हम अपने आप को बोलकर या लिखकर अभिव्यक्त करते हैं, उसको कहते हैं अभिव्यक्तात्मक कौशल। जैसे सीटेट आप लोग देंगे, तो आप अपने ज्ञान को किस प्रकार से अभिव्यक्त करेंगे? लिखकर, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन कर करके इसी प्रकार से तो आप अपने आप को अभिव्यक्त करेंगे। तो हमारे कौन कौन से अभिव्यक्तात्मक कौशल हो गए? मौखिक अभिव्यक्ति कौशल, मौखिक रूप से मतलब, ठीक है, बोलना और लिखना। जो कि पढ़ना और सुनना किस में आ जाएंगे? ग्रहणात्मक कौशल में। तो प्रोडक्टिव स्किल्स कौन कौन सी हमारी हो गई? मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब जिनको हम बोलते हैं। भाषाई कौशल को सीखने का जो मनोवैज्ञानिक क्रम है वो कौन सा है, ऑर्डर है जी? सुनना, सुनना बोलना, सुनना बोलना, पढ़ना लिखना। इसको आप निमोनिक्स बना के ऐसे याद रख सकते हैं, सुबो पॉली, सुनना बोलना पढ़ना लिखना। अब इंग्लिश में आप इसको बना के ध्यान रख सकते हैं, LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। सुनना बोलना पढ़ना लिखना, ध्यान रखना। अब इनके बारे में डिटेल से एक एक को अलग अलग करके पढ़ लेते हैं। जो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो ही हम पढ़ेंगे अपने पेपर को ध्यान में रखते हुए। श्रवण कौशल क्या होता है? सुनना क्या होता है? श्रवण कौशल को विकसित करने की विधियाँ। श्रवण कौशल का मतलब सुनना। तो सुनने के लिए इफेक्टिव मेथड कौन कौन से होते हैं? शास्त्र वाचन कार के, जैसे हम बोल बोल कर जब पढ़ते हैं तब भी हम सुनते हैं, तो शास्त्र वाचन है। कहानी कहना, या तो कहानी कहें या कहानी सुने। श्रुतलेख, भाषण, वाद विवाद, ये सभी चीज़ें ऐसी हैं जिनसे हमारा जो श्रवण कौशल है वो विकसित होता है, इम्प्रूव होता है। मौखिक अभिव्यक्ति कौशल क्या है? बोलना क्या है? बोलने के बारे में अब हम लोग देखते हैं। बोलने के कौशल को विकसित करने की विधियां क्या है? तो बोलना किस प्रकार का कौशल होगा? ग्रहणात्मक कि अभिव्यक्तात्मक? तो बोलना है अभिव्यक्तात्मक, जिससे हम अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं। तो बोलने के कौशल को विकसित करने की विधि कौन सी है? शास्त्र वाचन, कविता पाठ, कहानी सुनना, चित्र वर्णन, संवाद, भाषण, नाटक मंचन, टेलीफोन वार्ता। इन सभी चीज़ों को अगर हम करेंगे तो हमारे जो बोलना है, जो हमारा एक्सपोजर है, वो और ज़्यादा विकसित हो जाएगा। अब ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि शास्त्र वाचन क्या है, ठीक है, सामूहिक शास्त्र वाचन क्या है, मौन पठन क्या है, साइलेंट रीडिंग क्या है, जो कि इंग्लिश में भी बहुत बार पूछा जाता है। तो इंग्लिश को इंग्लिश में, हिंदी को हिंदी में। अब पढ़ने कौशल के बारे में हम पढ़ेंगे, वाचन करना या पठन कौशल। देखिए वाचन 2 प्रकार से पढ़ा जाता है, एक तो बोलकर, दूसरा बिना बोले मौन बनकर, ठीक है, मौन बनकर, शांत रहकर। तो इसीलिए हमारा जो है वाचन 2 प्रकार का हो गया, शास्त्र वाचन और मौन वाचन।
शास्त्रवाचन, मौनवाचन। अब हम देख लेते हैं शास्त्रवाचन क्या होता है। शास्त्रवाचन या इसको हम अलाउड रीडिंग भी कहते हैं इंग्लिश में। वहाँ पर अलाउड रीडिंग कहेंगे, कॉन्सेप्ट सेम रहेगी। स्वर सहित पढ़ते हुए अर्थ ग्रहण करने को शास्त्रवाचन कहते हैं, मतलब बोल बोल कर पढ़ने को हम शास्त्रवाचन कहते हैं। यह प्रारंभिक अवस्था है, जब बच्चा छोटा होता है, जब पढ़ना शुरू करता है, तब उसको सबसे पहले उसको शास्त्रवाचन ही कराया जाता है। जो एडवांस लेवल पर आ जाता है फिर वो करता है मौन पठन। अब शास्त्र वाचन भी दो प्रकार का है, कौन कौन सा है ये याद रखना। व्यक्तिगत वाचन, जब एक व्यक्ति के द्वारा आवाज करते हुए पढ़ा जाता है तब उसको कहते हैं व्यक्तिगत वाचन। जैसे आप लोग मान लीजिए एक रूम में अकेले हैं और पढ़ रहे हैं, अकेले बोल बोल कर, तब आप शास्त्र वाचन कर रहे हैं। किस प्रकार का? व्यक्तिगत। सामूहिक मतलब जब क्लास में करते हैं, सामूहिक का एक अलग नाम संवेद वाचन भी है, ये नाम ध्यान रखना, नहीं तो संवेद वाचन आ जाए आप कंफ्यूज हो जाए कि क्या है। संवेद वाचन का मतलब है जब, जैसे आपने देखा होगा जब क्लास समाप्त होने वाली होती तो सर जी होते हैं, एक बच्चे को खड़ा कर देते, कहते हैं ए गिनतियाँ बोलो क्लास में खड़े होकर। एक बच्चा गिनतियाँ बोलता है, 1 काई 2 काई 3 काई, और बच्चे पीछे पीछे उसको दोहराते हैं, समूह में होकर बोलते हैं। इसको हम सामूहिक या संवेद वाचन कहते हैं। तो ये तो हो गया भाई हमारा शास्त्र वाचन पहले नंबर। दूसरे नंबर पर आता है हमारा मौन पाठ, मौन पठन या मौन वाचन। मौन वाचन मन ही मन, ठीक है, बिना आवाज निकाले पढ़ना, ये एडवांस लेवल पर होता है। ठीक है, ये पढ़ने का उच्च स्तर है। अब मौन वाचन भी दो प्रकार का होता है, कौन कौन से? मौन वाचन दो प्रकार का कौन कौन से होता है? इस क्वेश्चन बहुत पूछा था, गहन अध्ययन क्या है, गहन पठन क्या है। गहन माने मतलब बहुत गहनता से पढ़ना, डिटेल में पढ़ना। इसे विषय वस्तु का गहनता व सूक्ष्मता के साथ अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मौन वाचन की विकसित अवस्था है, नोट डाउन, विकसित। ठीक है, द्रुत वाचन के द्रुत मान तेज होता है, फास्ट। मौन रूप से तीव्र गति के साथ पढ़ने को द्रुत वाचन कहते हैं। देखिए ये तो बात आप मानते ही हैं कि जो मौन पठन होता है उसमें हमारी पढ़ने की स्पीड बढ़ जाती है, जबकि शास्त्र वाचन में हम धीरे धीरे पढ़ पाते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों में शीघ्र पढ़ने व समझने की आदत का विकास करना होता है। इसका उद्देश्य होता है द्रुत वाचन का। तब हमने क्या क्या पढ़ लिया? हमने शास्त्र वाचन पढ़ लिया और मौन वाचन पढ़ लिया। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको प्लीज याद रखना। अब लेखन कौशल के बारे में पढ़ लेते हैं, लास्ट है, बस क्वेश्चन करेंगे, क्लास कंप्लीट। लेखन कौशल कैसा कौशल है? अभिव्यक्तात्मक कौशल है। देखिए लेखन 3 प्रकार का होता है, सुलेख, अनुलेख, सुतलेख। सुलेख क्या है? सुंदर, सु उपसर्ग है, सु माने सुंदर, सुंदर, ठीक है, दर प्लस सु बराबर सुंदर। सुंदर लेख को सुलेख कहते हैं। सुलेख का लेखन कौशल में विशेष महत्व। तो सुलेख आप जानते हैं क्या है? इमला लिखना। इमला लिखना किसको कहते हैं? अनुलेख क्या होता है? अच्छा, इमला लिखना तो इसको कहते हैं सुतलेख को। सुलेख मतलब कॉपी अपने सामने रख ली, बुक सामने रखी, उससे देख देख कर लिख रहे हैं, उसको कहते हैं सुलेख। अनुलेख क्या है? आपने ऐसी बुकें लिखी हुई देखी होंगी, या सर जी भी जब हम लोग छोटे होते तो हमको कॉपी पर काम देते, कहते कॉपी पर काम ले लो, वो लिख देते हैं ऊपर ABCD, ठीक है, और कहते हैं इसको दोहरा के लाओ जाके, बिल्कुल इसी के ऊपर दोहराना। ऐसी बुकें भी आते हैं, तो हम इन्हीं को ऊपर दोहरा रहे हैं, ABCD, ऐसे इस प्रकार से जब हम दोहराते हैं तो उसको कहते हैं अनुलेख। किसी आदर्श लिखाई का वैसा अनुकरण करना अनुलेख या अनुलिपि कहलाता है। इसमें छात्र शिक्षक के आदर्श लेख का बिल्कुल वैसा अनुकरण करता है, जैसा सर ने लिखा वैसा ही हम भी लिख रहे हैं। श्रुतलेख क्या है? श्रुतलेख कहते हैं इमला लिखने को, ठीक है, इमला लिखना, सर जी बोल रहे हैं और मैं अपनी कॉपी पर लिख रहा हूँ, इसको कहते हैं श्रुतलेख। ये बहुत पूछा जाता है। अब भाषाई विकार देख लें, कितने चैप्टर बचे हैं अभी। TLM है,
व्युत्पन्न एवं उपचारात्मक मूल्यांकन निदानात्मक है, चेक लिस्ट है। अच्छा, अभी क्लास बची हुई है काफ़ी, बिल्कुल सब कुछ है, तो रुक जाइए। तो भाषाई विकार, तभी यहीं तक क्लास को करते हैं हम। इसकी सेकेंड पार्ट बना देंगे, ठीक है, जिससे आपको साइकोलॉजिकल ज़्यादा प्रेशर भी नहीं रहेगा, ज़्यादा लेंथी क्लास भी नहीं होती। इसको 2 पार्ट्स में हम डिवाइड किए दे रहे हैं, ठीक है। डोंट वरी अबाउट दैट, जैसे ही दोनों पार्ट होंगे मैं आपको जल्दी से पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। आप या तो इसको प्रिंट करा लेना, या इसको बार बार जैसे आपके लिए सूटेबल हो वैसे ही पढ़ना। तो अभी हम लोग फर्स्ट पार्ट कर लिया, अब हम सेकेंड पार्ट में इसको पढ़ लेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ इसको बहुत मेहनत लगी है क्लास को बनाने में, आप क्लास को शेयर कर दें। अगर चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं सेकेंड पार्ट में।